हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। मैनेजमेंट की सीरीज चल रही थी। इससे पहले हम मैनेजमेंट के कुछ वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है वित्तीय बाजार एवं वित्तीय प्रबंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। किसी संगठन के मूल कार्य के रूप में वित्तीय प्रबंधन को परिभाषित किया जाता है। मतलब क्या है, यह मूल्य कार्य है। इसका संबंध संगठन को लाभ प्राप्ति, व्यय, निवेश और उधार से लगाया जाता है। किसी भी संगठन की कुशलतापूर्वक संचालन हेतु वित्त की आवश्यकता अनिवार्य होती है। बिना वित्त के संगठन का संचालन करना असंभव होता है। जैसे कि आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार संगठन या संगठन के बिना वित्त के केवल एक निर्जीव ढांचे के समान ही होता है। मतलब बिना वित्त के संगठन नहीं होता। अतः किसी भी व्यावसायिक संगठन या संस्थान का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु उसके वित्तीय संसाधनों और वित्तीय स्रोत एवं आय व्यय का सही रूप से प्रबंधन किया जाना नितांत आवश्यक होता है। कुछ विचारकों के अनुसार, पहले आते हैं हमारे वेस्टर्न वाइगर के अनुसार, वित्तीय प्रबंध वित्तीय लेने का वह क्षेत्र होता है जो कि व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के लिए लक्ष्यों में समन्वित स्थापित करता है। तो हमारे वेस्टर्न एवं वाइगम के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि जो वित्तीय प्रबंधन है वह वित्त लेने का वह क्षेत्र होता है। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, वित्त लेंगे तो वह वित्त लेने का वह क्षेत्र होता है जो कि व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के लक्ष्यों में समन्वित स्थापित करता है। क्या करता है, व्यक्ति के उद्देश्यों और जो उपक्रम के लक्ष्य हैं उनको समन्वित स्थापित करता है। अब आते हैं हमारे व्हीलर के कथानुसार, वित्तीय प्रबंधन का आशय उस प्रक्रिया से होता है जो उपक्रम के उद्देश्यों एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी कोष के संग्रह और उसके प्रशासन से संबंध रखती है। तो हमारे व्हीलर ने क्या कहा था, जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है उसका आशय वह क्रिया है जो कि उपक्रम के उद्देश्य एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी कोष के संग्रहण करती है और प्रशासन से संबंध रखती है। हार्वर्ड और अपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंध नियोजन एवं नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करता है। जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है वह क्या करता है, नियोजन और नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू कर देता है। किसने कहा था, हार्वर्ड अपटन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे JL मैशी के मतानुसार, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संरचनात्मक प्रक्रिया होती है जो कि कुशल प्रचालकों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने एवं उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। क्या करती है, वित्तीय प्रबंधन एक वह व्यावसायिक संरचनात्मक प्रक्रिया होती है जो कि कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। किसके अनुसार, JL मैशी के अनुसार। JF वेडले के अनुसार, वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र होता है जिसका संबंध पूंजी के विकासपूर्ण या विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी संसाधनों के सार्थक चयन से होता है जिससे व्यय करने वाली इकाई या फर्म अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। तो किसने कहा था, JF वेडले के अनुसार। मतलब ब्रेड लेकर जाओ, कैसे लेकर जाओ, तो वित्तीय प्रबंधन एक व्यावसायिक प्रबंध का एक क्षेत्र है। मतलब हमारे व्यवसायिक प्रबंध को प्रबंध करना है तो कैसे करेंगे, हम वित्तीय प्रबंध से करेंगे। इसका सीधा संबंध किससे होता है, पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग से। हमारे पास पूंजी है लेकिन हम उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो पूंजी के विवेकपूर्ण उद्देश्य, मतलब हमारे पास ब्रेड तो है लेकिन उसके उपयोग करने से है, तो हमारी पूंजी के विवेकपूर्ण और पूंजी संसाधनों के सतत चयन से होता है। मतलब सार्थक चयन से होता है जिससे व्यय करने वाली इकाई या फर्म अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ती है। अब तो कोई भी व्यवसाय है अपना उद्देश्य प्राप्ति करने की ओर बढ़ती है, किसकी सहायता से, पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग से और पूंजी के साधनों के सार्थक चयन से। नेक्स्ट आते हैं हमारे EFL विंच के अनुसार, वित्तीय प्रबंधक का वह पक्ष होता है, वित्तीय प्रबंधक का वह क्षेत्र होता है जिसका लक्ष्य वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है। इसका लक्ष्य क्या होता है, जो हमारे वित्तीय संसाधन है उनका प्रभावी उपयोग करना। किसने कहा था, FL विंच ने कहा था कि जो हमारे वित्तीय प्रबंधन का वह क्षेत्र होता है जिसका लक्ष्य होता है वित्तीय संसाधनों का प्रभावी प्रयोग करना। नेक्स्ट आते हैं हमारे MA शेरलेकर के अनुसार, वित्तीय प्रबंध
निगमित कोषों का अभिरक्षक होता है। यह संस्थान के वित्त की योजना बनाता है, व्यवस्था करता है और नियंत्रण करता है। ये किसने कहा था? शेर लेकर, मतलब हम शेर लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाओगे? हम उसको अच्छे नियमित कोष में रखेंगे, अभिरक्षण करेंगे, उसका संस्थान की वित्तीय योजना बनाएंगे, व्यवस्था करेंगे और उनका नियंत्रण करेंगे। किसने कहा था? M.A. शेर लेकर के द्वारा कहा गया था। चलिए हम इन विचारों को फिर से पढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वेस्टन एंड वाइगर के अनुसार, मतलब घर वाइगम के अनुसार, घम से गम हो गया भैया हमारे, क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्या बताया है? वित्तीय प्रबंधन मतलब क्या होता है? वित्त का वह क्षेत्र होता है जो व्यक्तिगत उद्देश्य और उपक्रम के लिए लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करता है। हमारे जो व्यक्तिगत लक्ष्य हैं, उपक्रम के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना क्या होता है? वित्त के द्वारा। तो ये वेस्टन और वाइगर के अनुसार कहा गया था कि ये वित्तीय प्रबंधन है। फिर आते हैं व्हीलर के कथानुसार। इसमें क्या कहा गया था? इससे आशय उस क्रिया से होता है जो उपक्रम के उद्देश्य एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी कोष के संग्रहण और उसके प्रशासन से संबंधित होती है। ये क्या करता है? हमारे पूरे कोष का संग्रहण करेगी और उसके प्रशासन से संबंधित होती है। एक किसने कहा था? व्हीलर ने कहा था। फिर आते हैं हमारे हर्बर्ट एवं आफ्टन के विचारानुसार वित्तीय प्रबंध नियोजन और नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करता है। किसने कहा था? हार्वर्ड आफ्टन के द्वारा कहा गया था। कोई आफत नहीं है। वित्त मतलब होता है नियोजन और नियंत्रण को वित्त कार्य पर लगा देना। J.L. मैशी आए, उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। प्रबंधकीय कार्य व्यवसाय प्रबंधक का वह कार्य होता है जो कि व्यवस्था की या व्यवसाय की संरचनात्मक प्रक्रिया होती है जो कुशल प्रचालकों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त उनके प्रभावकारी ढंग के लिए उपयोग के लिए होती है। उसे क्या कहा जाता है? वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है। J.F. वेडले के अनुसार वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र होता है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग और पूंजी संसाधनों के सतत चयन से मतलब सार्थक चयन से होता है, जिसमें व्यय करने वाली जो पूंजी होती है, इकाई होती है, वो वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बढ़ा सकता है। EFL बेंच के अनुसार वित्तीय प्रबंधक का वह क्षेत्र होता है जिसका लक्ष्य वित्तीय प्रबंध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना होता है। क्या होता है? वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना होता है। M.A. शेर लेकर के अनुसार वित्तीय प्रबंधन निगमित कोषों का अभिरक्षण करती है। यह संस्थान के वित्तियों की योजना बनाता है, उनकी व्यवस्था करता है और उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य। किसी भी संगठन के लिए वित्त की आवश्यकता उसके कुशल संचालन हेतु अनिवार्य होती है। एक संगठन हेतु वित्त प्रबंधन के लिए निम्न उद्देश्य होते हैं। कोई भी प्रबंधन है उसके लिए वित्त के प्रबंधन के लिए कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो हमारे वित्त प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं? वित्त की लागत में कमी करना, मतलब हमें जितना खर्च कर रहे हैं उसको हमें कम करना है, लागत को कमी करनी है। अधिक प्रत्यय दर को प्राप्त करना है, मतलब हमें क्या करना है? क्रेडिट जो रेट है उसको बढ़ाना है। लाभ में वृद्धि करना है, मतलब हमारे प्रॉफिट को हमें और बढ़ाना है। व्यवसाय में वृद्धि करना है। तो ये भी किसी भी वित्त प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं? ये 4 प्रमुख उद्देश्य होते हैं कि वो अपने वित्त की लागत को कमी करेगा। इसमें वित्त प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय स्रोत की लागत में कमी करना होता है। इसके द्वारा कम लागत पर अधिक वित्त की प्राप्ति की जा सकती है, मतलब हम कम लागत लगा के अधिक वित्त प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है अधिक वृद्धि दर को प्राप्त करना, मतलब अधिक प्रत्यय दर को प्राप्त करना, मतलब हमें इसमें क्रेडिट रेट को ज़्यादा चाहिए हमें। तो कुशल वित्त प्रबंधन के द्वारा संगठन के अंशधारी, ऋण पत्रधारी और कर्मचारियों को उनके निवेश पर अधिक लाभ वापसी और उनके हित की रक्षा वित्तीय प्रबंधन के द्वारा से की जाती है। कैसे की जाती है? इसमें कर्मचारियों को उनके निवेश, अंशधारी, ऋण पत्रधारी और संगठन के जितने भी होते हैं उनमें अधिक लाभ वापसी और हित की रक्षा वित्त प्रबंधन के द्वारा ही की जाती है। लाभ में वृद्धि करना, लाभ प्राप्ति हेतु संगठन की स्थापना की जाती है। अतः वित्तीय प्रबंधन संगठन के इस उद्देश्य की प्राप्ति में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब कोई भी हमें लाभ प्राप्ति करनी है तो वित्त प्रबंधन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवसाय में वृद्धि करना, किसी भी संगठन के अंदर मूर्त, अमूर्त, स्थायी, चल संपत्तियां होती हैं। इसमें वृद्धि का संकेत है कि उद्यम सही तरीके से संचालित हो रहा है और निरंतर लाभ प्राप्त कर रहा है। अतः वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय के इन्हीं संपत्तियों की वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। मतलब क्या करते हैं? व्यवसाय में वृद्धि करते हैं वित्त प्रबंधन। वित्त निर्णय, प्रत्येक संगठन में वित्तीय संबंधी निर्णय प्रायः संगठन के उच्च स्तर पर लिए जाते हैं।
जिनका कार्य क्रियान्वयन उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक होता है। मतलब इसका जो क्रियान्वयन होता है वह कहाँ से होता है, उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक होता है। किसी भी संगठन में वित्तीय संबंधित निर्णय को 3 निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। जो हमारे वित्त से संबंधित निर्णय होते हैं उनको 3 आधारों पर बांटा जाता है। पहला होता है निवेश निर्णय, वित्तीय निर्णय और लाभांश निर्णय। मतलब पहले निवेश का, वित्त का और लाभांश का निर्णय। निवेश निर्णय क्या होता है, संगठन के वित्तीय संबंध निर्णयों का निर्णय इसके अंतर्गत आता है। मतलब जितने भी वित्तीय संबंध हैं उनका निर्णय किसके अंतर्गत आता है, निवेश निर्णय के अंतर्गत आता है। इसका मूल उद्देश्य संगठन के द्वारा निवेश की गई पूंजी पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। मतलब जो हमारा संगठन है उसने जितनी निवेश राशि की है उस पूंजी पे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त करना क्या होता है, निवेश निर्णय का उद्देश्य होता है। इसे निवेश संबंधित निर्णय भी कहा जाता है। मतलब ये निवेश से संबंधित निर्णय होता है। इसके अंतर्गत प्रबंध वित्तीय प्रबंधन हेतु 2 प्रकार के निवेश चलन का प्रयोग करता है। तो इसके अंतर्गत जो प्रबंधक होता है वित्तीय प्रबंधन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का निवेश चालन करता है। पहला होता है स्थायी संपत्ति पर निवेश संबंधी निर्णय। मतलब स्थायी संपत्ति है उस पर निवेश निर्णय लेगा। और दूसरी होती है चालू या फिर अल्पकालिक संपत्तियों पर निवेश संबंधित निर्णय। चालू मतलब स्थायी संपत्तियों पर कैसे होता है, इसमें जो इससे संबंधित जो निर्णय होते हैं इन्हें पूंजी बजटन निर्णय कहा जाता है। मतलब ये किससे संबंधित होते हैं, पूंजी बजटन निर्णय से संबंधित होते हैं स्थायी परिसंपत्तियों के। दूसरे होते हैं चालू या अल्पकालिक संपत्ति पर निवेश। यह निर्णय कार्यशील पूंजी प्रबंधन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी प्रबंधन कहा जाता है। पूंजी बजटन निर्णय इसके अंतर्गत उन संपत्तियों पर निवेश संबंधित निर्णय लिए जाते हैं जिनका प्रयोग दीर्घकालीन समय के लिए किया जाता है। मतलब जिनका प्रयोग क्या किया जा रहा है, दीर्घकालीन समय के लिए किया जा रहा है, उन पर निर्णय क्या कहलाता है, पूंजी बजटन निर्णय कहलाता है। ऐसे निर्णय उन संपत्तियों पर लागत उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के आधार पर लिए जाते हैं। मतलब उन संपत्तियों पर कितनी लागत है और उनसे कौन से लाभ प्राप्त होंगे इस आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। यह निर्णय संपत्ति के स्वरूप, लाभदायकता और तुलनात्मकता आदि पर प्रभाव डालते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारी पूंजी होती है, संपत्ति होती है, उसके स्वरूप का लाभदायक कितनी होगी और कितनी तुलनात्मक होगी इस पर प्रभाव डालते हैं। इसमें अनिश्चितता, जोखिम की मात्रा सदैव बनी रहती है। जो हमारा ये वाला निर्णय होता है इसमें क्या होता है, निश्चय मतलब अनिश्चय और जोखिम की मात्रा सदैव बनी रहती है, क्योंकि यह संगठन में दीर्घकालीन लाभदायकता क्षमता को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, दीर्घकालीन जो लाभदायकता क्षमता है उसको प्रभावित करता है। इसमें परिवर्तन करना कठिन होता है, अतः ऐसे निर्णय बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं। इसमें विशेषज्ञों की सलाह लेनी भी आवश्यक होता है, क्योंकि गलत निर्णय संगठन की पूंजी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। पूंजी बजटन निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो कि पूंजी बजटन निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, मुख्यतः 3 कारक होते हैं। हमारी परियोजना का रोकड़ प्रवाह, आय की दर और निवेश की कटौती। कौन कौन से प्रभाव, मतलब कौन कौन से प्रभाव होते हैं जो कि हमारी पूंजी बजटन वो निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो ये 3 होते हैं। एक होते हैं परियोजना का रोकड़ प्रवाह, आय की दर और निवेश की कटौती। योजना का रोकड़ बह रहा है, आय की दर क्या है और निवेश की कटौती क्या है। अब आते हैं अल्पकालीन पूंजी निवेश निर्णय। मतलब जो अल्पकालीन के लिए पूंजी निवेश की जाती है। अल्पकालीन निवेश निर्णय से तात्पर्य व्यवसाय में देनदार स्टॉक रोकड़ के स्तर पर निर्णय लेने से होता है। इसमें क्या होता है, अल्पकालीन निवेश में जो व्यवसाय होता है इसमें जो देनदार होता है, देनदार स्टॉक और रोकड़ के स्तर पर निर्णय लेने से होता है। इस संपत्ति के विषय में निर्णय लेने का अर्थ प्रायः दैनिक कार्यवाही के संबंध में निर्णय से होता है। इसका अर्थ क्या होता है, प्रायः जो दैनिक कार्यवाही होती है उसके संबंध में निर्णय लेने से लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ संपत्ति व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। जो हमारे यहाँ की जो संपत्ति होती है वह क्या करती है, जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनको प्रभावित करती है। ये व्यवसाय के लेन देन की देयता और लाभदायकता पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये किस पर डालते हैं, ये व्यवसाय की लेन देन की दायित्व और जो लाभदायकता है उस पर प्रभाव डालते हैं।
अल्पकालीन निवेश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक, जो अल्पकालीन के लिए हमने निवेश की है राशि, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहली होती है व्यवसाय की प्रकृति क्या है, जैसा व्यवसाय होगा वैसे उसका प्रभाव पड़ेगा। व्यवसाय का आकार कैसा है, परिचालन चक्र की समय अवधि क्या है, तकनीकी में कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, व्यवसाय का मूल स्वरूप क्या है, बैंक के साथ संबंध कैसे हैं, क्रय विक्रय की शर्तें क्या हैं और व्यवसाय विस्तार की दरें क्या है। ये सब हमारे अल्पकालीन निवेश निर्णय को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं वित्तीय निर्णय। यह निर्णय दीर्घकालीन स्रोतों पर धन प्राप्त करके वित्त की दीर्घकालीन प्राप्ति के संबंध में लिए जाते हैं। मतलब हमने अपना जो धन है वह दीर्घकालीन के लिए निवेश कर दिया और उसकी प्राप्ति भी कैसे होगी, दीर्घकालीन में होगी। इसमें संगठन के अंतर्गत उपलब्ध जो वित्तीय स्रोत होती हैं उनकी पहचान करके मुख्य स्रोतों के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की जाती है। मतलब हम क्या करते हैं, जो वित्तीय स्रोत हैं उनकी पहचान करके मुख्य स्रोतों के माध्यम से वित्त की व्यवस्था करते हैं। इसमें अंशधारी कोष, ऋण पत्र और उधारी निधियों का सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, अंशधारी कोष, ऋण पत्र और उधारी निधियों को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय निर्णय अनेक प्रकार के कारकों से प्रभावित होते हैं। जो हमारे वित्तीय निर्णय होते हैं वह अनेक प्रकार के कारकों से प्रभावित होते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। पहला, लागत से, जोखिम से, प्रवर्तन लागत से, रोकड़ प्रवाह स्थिति से, स्थायी संचालन लागत का स्तर से, नियंत्रण प्रतिफल के स्तर से और पूंजी बाजार की स्थिति से यह प्रभावित होते हैं। तीसरी आती है हमारी लाभांश निर्णय। इसमें क्या होता है, वित्तीय प्रबंधन में जो तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय होता है वह लाभांश संबंधी निर्णय होता है। इसके अंतर्गत लाभांश के विवरण मतलब पूरा वितरण करते हैं, लाभांश की प्राप्ति करना, लाभांश के स्रोत की खोज करना इत्यादि संबंधों में निर्णय लिए जाते हैं। लाभांश का लाभ का यह भाग होता है जो कि अंशधारियों में बांटा जाता है। लाभांश वह भाग होता है जो कि किसमें बांटा जाता है, जो अंशधारी होते हैं उनमें बांटा जाता है। यह निर्णय में यह निर्धारित किया जाता है कि कुल लाभांश में से अंशधारियों को कितना भाग दिया जाएगा और कितना भाग कंपनी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि विनियोग की आवश्यकता हो तो सभी तरीके से पूरा किया जा सके। मतलब यदि कभी आवश्यकता हो जाती है विनियोग की तो उसे सही तरीके से पूरा किया जा सके। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक, पहला होता है उपार्जन, उपार्जन का स्थायित्व, लाभांश का स्थायित्व, समृद्धि सुयोग, रोकड़ प्रवाह स्थिति, पूर्वाधिकार अंशधारी, करारोपण, शेयर बाजार प्रतिक्रिया, पूंजी बाजार तक पहुंच और कानूनी बाध्यता। ये सब हमारे किसमें जो लाभांश निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब देख लेते हैं हम कितने प्रकार के वित्त से रिलेटेड निर्णय लिए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार से लिए जाते हैं। कौन से होते हैं हमारे, पहला होता है निवेश निर्णय, दूसरा होता है वित्तीय निर्णय और तीसरा होता है लाभांश। निवेश में क्या होता है, संगठन में हमने जितना भी निवेश किया है, निवेश की गई पूंजी है, उससे हमें अधिकतम लाभ कमाना है, तो इससे रिलेटेड होता है ना। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो चालू संपत्ति पे होती है और एक स्थायी संपत्ति पे होती है। जो स्थायी संपत्ति पे निवेश किया जाता है उसे पूंजी बजटन निर्णय कहा जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पूंजी पे बजट का निर्णय ले रहे हैं। और जो चालू संपत्ति पे लिया जाता है, मतलब चालू है, कार्यशील है, तो इसे कार्यशील पूंजी बजट प्रबंधन कहा जाता है। अब आते हैं पूंजी बजटन क्या होता है। इसमें क्या होते हैं, जो हमारी संपत्ति होती है, निवेश होती है, वह दीर्घकालीन तक होता है। इसमें क्या होता है, जो हम पूंजी निवेश करते हैं वह कैसी होती है, लंबे समय तक चलती है। पूंजी पर लागत उससे प्राप्त लाभांश के भार पर लिया जाता है। जितने भी उसमें लाभांश लगेंगे वह किस पर होगा, उसके लाभ के भार पर लिया जाता है। इसमें निर्णय संपत्ति का स्वरूप होता है लाभदायक, तुलनात्मक आदि के प्रभाव डालते हैं। इसमें अनिश्चित जोखिमता की मात्रा हमेशा बनी रहती है। संगठन दीर्घकालीन लाभदायक क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें परिवर्तन करना कठिन होता है। निर्णय बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। जो विशेषज्ञ होती है उनसे सलाह लेनी चाहिए। एक गलती संगठन की पूरी पूंजी को प्रभावित कर सकती है। अब आते हैं पूंजी हमने तो लगा दी, उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जो कि हमारी पूंजी को प्रभावित करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 कारक होते हैं। एक होते हैं परियोजना का रोकड़ बही, मतलब परियोजना में कैसे रोकड़ प्रवाह कर रहे हैं, आय की दर क्या लगाई है और निवेश की कटौती की है। ये हमारी किस में आ जाती हैं, पूरी निवेश में जो हमारी पूंजी बजटन के अंतर्गत आती हैं। अब आती है हमारा कौन सा, अल्पकालीन पूंजी निवेश। मतलब हमने तो पहले पूंजी पे कर दिया, पहले हमने क्या किया था, पूंजी बजटन लिया था, मतलब पूंजी पर जो हमारा बजटिंग था निर्णय वो लिया था। फिर आते हैं क्या, अल्पकालीन पूंजी निवेश, मतलब जो हमने निवेश की है राशि, इसमें क्या होती है, व्यवसाय में लेन देन
देनदार, स्टॉक, रोकड़ के स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। संपत्ति के विषय में निर्णय लेने का अर्थ प्रायः दैनिक कार्यवाही होती है, उसके संबंध में निर्णय लेने से होता है। यहाँ पर संपत्ति व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? हमारे व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आशय, आकार, परिचालन चक्र की समय अवधि, तकनीक में परिवर्तन, व्यवसाय का मूल्य स्वरूप, बैंकों के साथ संबंध, क्रय विक्रय की शर्तें, व्यवसाय विस्तार की दरें क्या क्या होती हैं। अब आते हैं वित्तीय का निर्णय लेना। ये क्या होती हैं? दीर्घकालीन प्राप्ति के संबंध में इससे निर्णय लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे वित्त के स्रोत होते हैं उसकी पहचान कर ली जाती है और मुख्य स्रोत के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की जाती है। जो हमारा मुख्य स्रोत है उसके माध्यम से क्या करते हैं? वित्त की व्यवस्था करते हैं। इसमें अंशधारी कोष, ऋण पत्र और उधारी नीतियों को शामिल किया जाता है। इसको प्रभावित करने वाले जो वित्तीय निर्णय होते हैं उनको भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जो कि होती है लागत, जोखिम, प्रवर्तन लागत, रोकड़ प्रवाह स्थिति, स्थिति संचालन लागत का स्तर, निर्णय प्रतिफल का स्तर और पूंजी बाजार की स्थिति। अब आती है लाभांश का निर्णय लेना, जो हमारे इसमें क्या होता है? तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो कि लाभांश से संबंधित होता है। इसमें लाभ के वितरण, लाभ की प्राप्ति, लाभांश स्रोत की खोज करके हमें इसमें क्या करना पड़ता है? जो अंशधारी होते हैं उन्हें बंटवारा करना होता है। इसमें कुल लाभ में अंशधारियों को कितना भाग दिया जाएगा इसका निर्णय रखा जाता है और कितना भाग कंपनी के लिए सुरक्षित रखा जाए, जब आवश्यकता पड़े तो उसका यूज़ कर लें। लाभांश को प्रभावित करने वाले भी कारक कुछ होते हैं, जैसे कि उपार्जन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका स्वायत्त कैसा है, लाभांश का स्वायत्त कैसा है, समृद्धि का सुयोग क्या है, रोकड़ प्रवाह स्थिति कैसी है, पूर्वाधिकार अंशकारी कैसे हैं, अंशधारी कैसे हैं, करारोपण नीतियाँ क्या हैं, शेयर बाजार प्रतिक्रिया क्या है, पूंजी बाजार तक पहुंच कैसी है और कानूनी वैधता क्या है। अब आते हैं हमारी वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन का अर्थ होता है एक संगठन के भविष्य परिचालन से संबंधित रूपरेखा का निर्माण करना। मतलब हमने क्या करना है, हमारा जो कोई संगठन है उसके भविष्य में कैसे चलेगा वो उसकी रूपरेखा तैयार करना। वित्तीय नियोजन का उद्देश्य आवश्यकता के अनुसार वित्त की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। मतलब हमें जैसी आवश्यकता होगी हमारे पास वित्त उतनी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, इसका नियोजन करना ही क्या कहलाता है? वित्तीय नियोजन कहलाता है। यह पूर्व से ही वित्त की अधिकतम एवं संभावित कमी को दर्शाता है। यह पहले से ही हमें बता देगा कि वित्त की कितनी अधिकतम है और कितनी कमी है, हमें पहले से बता देता है। इससे वित्त में कमी से संबंधित आवश्यक कार्यवाही को पूरा किया जाता है। मतलब जितनी वित्त से संबंधित कमी है हम उसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं और हो सकने वाली संगठन में वित्त का प्रवाह सुचारू करते हैं। मतलब यदि हमें कुछ भी होने वाला जो प्रवाह है उसको कैसे चालू करना है, सुचारू करना है, उसको सुचारू रूप से बनाए रखता है कौन सा? वित्त नियोजन। अब आते हैं कुछ मतानुसार, जैसे कि वेस्टर्न एवं वाइघम के अनुसार वित्तीय नियोजन का उद्देश्य व्यवसाय के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना, उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति एवं कार्यक्रमों के निर्धारण से होता है। किसने कहा था? वेस्टर्न और वाइघम ने कहा था कि जो हमारा वित्त नियोजन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, उपलब्ध जितने भी विकल्प हैं उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति और कार्यक्रमों का निर्धारण करना क्या कहलाता है? वित्तीय नियोजन कहलाता है। किसने कहा था? वेस्टर्न ने कहा था। वेस्टर्न एंड वाइघम ने कहा था, मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट चुनना। अब आते हैं बोनविले के अनुसार। यह नियम में वित्तीय नियोजन के दो पहलू होते हैं। किसने कहा था? बोनविले ने कहा था। मतलब एक बोन ये है और एक बोन ये है, बिले बिले बिले। तो बोनविले ने कहा था कि एक पहलू ये है, मतलब दो पहलू होते हैं। यह न केवल नियम की पूंजी ढांचे की ओर इशारा करता है, मतलब क्या करता है? न केवल निगम, जो निगम होती है उसकी पूंजी के ढांचे का बताता, मतलब जो पूंजी का ढांचा है सिर्फ वो नहीं बताता, अपितु यह निगम द्वारा अपनाई गई और अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को भी अपनाता है या फिर स्पष्ट करता है। तो इनने क्या कहा था? जो बोनविले थे इन्होंने कहा था वित्त नियोजन का नॉर्मल नहीं है, इसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू है यह सिर्फ निगम की जितनी पूंजी ढांचे हैं उसको नहीं बताता, बल्कि यह निगम से अपनाई जाने वाली जितनी भी नीतियां हैं उनको भी स्पष्ट करता है। क्या? वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? वित्तीय नियोजन का मूल उद्देश्य संगठन की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और वित्त की आपूर्ति करना होता है। मतलब हमारे निगम में
वित्तीय नियोजन का अर्थ क्या होता है, हमारे संगठन में कितनी भी वित्त की आवश्यकता आ जाए उसकी आपूर्ति कैसे करनी है, तो ये सब ध्यान में रख के इसको बनाया जाता है। इसके अंतर्गत वित्त की अधिकतम और न्यूनतम मात्रा का निर्धारण किया जाता है, मतलब हम अधिक से अधिक इतना खर्च करेंगे और कम से कम इतना खर्च करेंगे, तो ये क्या करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम मात्रा का निर्धारण पहले कर लिया जाता है। इस संगठन के अंतर्गत वित्तीय नियोजन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार होते हैं। हमारा जो वित्तीय नियोजन होता है उसके उद्देश्य इस प्रकार दिए गए हैं। पहला क्या है, वित्त की आवश्यकता अनुसार इसकी पूर्ति सुनिश्चित करना, मतलब हमें जब जरूरत हो तो उसकी सुनिश्चित करना। व्यावसायिक संगठन में संसाधनों में मित व्ययता बनाए रखना, मतलब हमारे जो व्यावसायिक संगठन है उसमें जितने भी संसाधन हैं उनका एक स्टेप बाय उसका मित व्याप्ति क्या करना, व्यय करना, मतलब जितना जरूरत है उतना करना, बिना फालतू में खर्च ना करना। वित्त की मात्रा का निर्धारण करना, मतलब हमें कितना कब खत्म करना है, एक हफ्ते में कितना होगा, एक महीने के लिए कितना यूज होगा, तो क्या करना, वित्त की मात्रा का निर्धारण करना। निवेश के सर्वोत्तम और उच्च विकल्पों का चयन करना, मतलब हमें क्या करना, निवेश करवाना, क्योंकि पूंजी की आवश्यकता है। हम देखेंगे हमें पहले से दिख रहा है हमारे पास इतना वित्त है, हमें इतने महीने में इतने साल में खत्म हो जाएगा, तो हमें और चाहिए, कहाँ से आएगा, तो उसके विकल्प का चयन करना और निवेश का सर्वोत्तम तरीका ढूंढना। पर्याप्त कोष की व्यवस्था करना, मतलब हमारे जो पूरा वित्त है उसका हम पर्याप्त कोष रखना। संचालन प्रक्रिया में मित व्ययता बनाए रखना, जो हमारे संचालन की प्रक्रिया है, क्रिया है, उसको क्या करना, मित व्ययता बनाए रखना। वित्तीय नियोजन में लोचशीलता लाना, जो हमारे वित्तीय नियोजन है उसमें क्या करना, लोचशीलता लाना। संगठन की सफलता को सुनिश्चित करना, ये सब हमारे क्या होते हैं, वित्त नियोजन के उद्देश्य होते हैं। पहला क्या होते हैं, वित्त नियोजन की आवश्यकता अनुसार पूर्ति सुनिश्चित करना, व्यावसायिक संगठन में संस्थानों के मित व्ययता को बनाए रखना, वित्त की मात्रा को निर्धारित करना, निवेश के सर्वोत्तम और उच्च विकल्पों का चयन करना, पर्याप्त कोष की व्यवस्था करना, संचालन प्रक्रिया में मित व्ययता बना के रखना, वित्त नियोजन में लोचशीलता लाना और संगठन की सफलता को सुनिश्चित करना। ये सब हमारे क्या होते हैं, वित्त नियोजन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब आते हैं वित्त नियोजन के मुख्य तत्व क्या क्या हैं, हमारे की एलिमेंट्स क्या हैं वित्त नियोजन से। वित्त नियोजन के मूल तत्व इस प्रकार हैं, जैसे कि वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना, तो पहला क्या होता है, वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना। दूसरा आता है जो वित्त विधियां हैं उनका विकास करना, पहले तो हम नीतियों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे, कौन सी नीति अपनाई जाए, निर्माण करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, उसका विकास करेंगे। तो वित्त नीतियों के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत कई नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जो कि इस प्रकार है, मतलब हमारे जो वित्त हमें कैसे आएगा उनके लिए हमें नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। तो नीतियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, वित्त नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। पहला आता है संपत्ति का प्रावधान करना, मतलब प्रबंधन करना, जो हमारी संपत्ति है उसका हमें क्या करना है, पहले से अच्छे से प्रबंधन करना है। फिर आय का प्रबंधन करना, मतलब जितनी पहले प्रॉपर्टी है उसका प्रबंधन करेंगे, फिर उससे जो आय आने वाली है उसका प्रबंधन करेंगे। फिर कार्यशील पूंजी का प्रबंधन, मतलब कितना खर्च हो रहा है, कितना आ जा रहा है रोज का है, तो उसके हम क्या करेंगे, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करेंगे। ऋण स्वामित्व एवं पूंजी के बीच का अनुपात देखेंगे, मतलब हमारा ऋण स्वामित्व कितना है और पूंजी का अनुपात क्या है, उसको अच्छे से प्रबंधन करना और पूंजी के स्रोतों का चुनाव करना। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वित्तीय नीति के निर्माण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से होते हैं, पूंजी मतलब संपत्तियों का प्रबंधन करना, आय का प्रबंधन करना, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करना, ऋण स्वामी पूंजी के बीच अनुपात बना के रखना, पूंजी के स्वामित्व का चुनाव करना। अब आते हैं हमारे वित्तीय विधियों का विकास। जो हमारी वित्तीय विधियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनके विकास कैसे कर सकते हैं, तो वित्तीय निर्णयों के निर्माण के पश्चात उन्हें क्रियान्वित करने हेतु उनकी विधियों का विकास करना आवश्यक होता है। मतलब पहले हम नीतियां तो बना लेकिन नीतियां बनाने से कोई फायदा होगा नहीं होगा, उनको क्या करना पड़ेगा, क्रियान्वित करना पड़ेगा और उनका समय समय पर विकास करना होगा। तो यह अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं। पहला क्या होता है, वित्तीय निष्पादनों के प्रमाण का निर्धारण करना, जो हमारे वित्तीय निष्पादन हैं उनके प्रमाण का निर्धारण करना, वित्तीय निष्पादन पर नियंत्रण करना, अपने अधीनस्थों के माध्यम से वित्तीय कार्यों को विस्तृत करना, जो हमारे वित्तीय कार्य हैं उनको क्या करना, विस्तृत करना, वित्तीय कार्यों का विभागीकरण करना, जो हमारे जितने वित्तीय कार्य हैं उनका क्या करना, विभागीकरण करना, और वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करना और निर्धारित प्रमाणों से मापन करना। ये सब हमारे क्या आते हैं, विकास से रिलेटेड आते हैं। क्या है, देखो पहला आता है वित्तीय निष्पादनों का प्रमाण का निर्धारण करना, वित्तीय निष्पादनों पर नियंत्रण करना, अपने अधीनस्थों के माध्यम से वित्तीय कार्यों को विस्तृत करना, वित्तीय कार्यों का विभागीकरण करना और वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन और निर्धारित प्रमाणों से मापन करना। नेक्स्ट आता है हमारा वित्तीय नियोजन के प्रकार क्या क्या होते हैं। हमारे जो वित्तीय नियोजन होते हैं
फाइनेंसिंग प्लानिंग होती है, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से वित्तीय नियोजन के मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जो कि इस प्रकार है। जो हमारे वित्तीय नियोजन होता है उसको कैसे वर्गीकृत किया गया है, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है अल्पकालिक वित्तीय नियोजन, मतलब जो कि हम थोड़े समय के लिए करेंगे तो अल्पकालिक वित्तीय नियोजन। दूसरा आता है मध्यकालिक वित्तीय नियोजन, मतलब कि हम मध्यम काल के लिए करते हैं। और तीसरा आता है हमारा दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन। पहला कौन सा है था हमारा, अल्पकालिक वित्तीय नियोजन, मतलब जो कि थोड़े समय के लिए करेंगे। इसमें क्या होता है, अल्पकालिक वित्तीय योजना उन वित्तीय योजना को शामिल किया जाता है जो कि सामान्यतः 1 वर्ष की कितनी होती हैं, 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाती हैं। इसके अंतर्गत बजट, नगद बजट, अनुमानित लाभ हानि, नगदी प्रवाह और नगदी विवरण इत्यादि तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन है, छोटी छोटी सी योजना है, 1 वर्ष तक की योजना है, उनको क्या करते हैं हम अल्पकालीन अवधि नियोजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत बजट रख लेंगे हम, नगदी बजट रखते हैं, अनुमानित लाभ हानि, नगदी प्रवाह और नगदी विवरण इसके अंतर्गत लिया जाता है। दूसरी आती है हमारी मध्यमकालीन वित्तीय नियोजन। क्या है, मध्यमकालीन जो वित्तीय नियोजन है वो मध्यमकालीन वित्तीय नियोजन 1 वर्ष से अधिक 5 या 7 वर्ष से कम अवधि के लिए तैयार की जाती है। मतलब इसमें क्या रहते हैं, 1 वर्ष से अधिक है लेकिन 5 या 7 वर्ष से कम है, ऐसी योजनाओं को मध्यम वित्तीय नियोजन के अंतर्गत रखा जाता है। ये व्यवसाय के लिए मध्य अवधि के वित्त की व्यवस्था करती हैं। इसमें परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, अतिरिक्त उपकरणों को खरीद, परिसंपत्तियों की मरम्मत, अनुसंधान विकास के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को शामिल किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें हमारी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, इसके अतिरिक्त उपकरणों की खरीद, परिसंपत्तियों की मरम्मत, अनुसंधान विकास के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को शामिल किया जाता है। तीसरा आता है हमारा दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन, जो कि हमारे 5 साल से 7 साल की अधिक अवधि के लिए जो बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन कहा जाता है। 5 या 7 साल से अधिक अवधि के लिए वित्तीय योजनाओं का निर्माण दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन या नियोजन कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यवसाय के दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था संबंधी योजनाएं बनाई जाती हैं। इसमें मुख्यतः क्या आता है, पूंजीकरण करना, पूंजी की संरचना करना, अचल संपत्तियों के प्रतिस्थापन करना, व्यवसाय की मतलब व्यवसाय का क्या करना, विस्तार करना। इसमें क्या आता है, पूंजीकरण, पूंजी संरचना, अचल संपत्तियों का प्रतिस्थापन, व्यवसाय का विस्तार एवं विकास संबंधी क्रियाकलाप दीर्घकालीन वित्त नियोजन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं वित्त नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी हो, वित्त नियोजन को भी प्रभावित करने वाले कारक होंगे जो कि इस प्रकार होते हैं। पहले होते हैं सामान्य कारक और दूसरे होते हैं आर्थिक कारक। सामान्य कौन से होते हैं, तो हमारे सामान्य होते हैं जैसे हमारे व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, जोखिम की मात्रा कितनी है, विस्तार की योजनाएं और प्रबंधकों की क्षमता कितनी है। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सामान्य कारकों के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या होगा, पैसे से रिलेटेड होगा, तो मुद्रा बाजार की दशा देखेंगे, तेजी और मंदी की स्थिति देखेंगे, विनियोक्ताओं की दृष्टिकोण, बाजार दर का स्तर और करारोपण की स्थिति। ये किसके अंतर्गत आते हैं, कर या आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं जो हमारे किसको, वित्त नियोजन को प्रभावित करते हैं। वित्त नियोजन को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं मुख्यतः, एक होते हैं हमारे सामान्य कारक और एक होते हैं आर्थिक कारक। सामान्य कारक में क्या होते हैं, हमारे व्यवसाय की आकृति देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, मतलब जोखिम की मात्रा देखते हैं, विस्तार की योजनाएं देखते हैं और प्रबंधन की क्षमता देखते हैं। अब आते हैं हमारे आर्थिक कारक जो कि हमारे मुद्रा से रिलेटेड होते हैं, तो मुद्रा बाजार की स्थिति, तेजी मंदी की स्थिति, विनियोक्ता का दृष्टिकोण, बाजार दर का स्तर और करारोपण की स्थिति। पूंजी संरचना एवं पूंजीकरण। पूंजी संरचना से अभिप्राय स्वामीगत या फिर गृहीत निधि के सम्मिश्रण से होता है। मतलब हमारी जो पूंजी होती है उसका संरचना का अर्थ क्या है, तो हमारे स्वामी के पास गई स्वामीगत या फिर गृहीत निधि के सम्मिश्रण से होता है। इसमें ऋण, ऋण पत्र, सामाजिक जमा आदि शामिल किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, हमारी पूंजी पर ऋण कितना है, ऋण पत्र कितना है और सार्वजनिक जमा कितना है। ये सब हमारे किसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पूंजी संरचना के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। तथा इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार ऋण पत्र धारियों और जनता से उधार को शामिल किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, ऋण को, ऋण पत्र को, सार्वजनिक जमा को शामिल किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो वित्तीय संस्थान होती हैं उससे उधार, ऋण पत्र धारियों और जनता से उधार को शामिल इसी में किया जाता है, किसमें, पूंजी संरचना और पूंजीकरण में। पूंजीकरण से तात्पर्य किसी व्यवसाय में निवेश की गई कुल पूंजी से होता है। मतलब हमने कितने व्यवसाय में कितनी पूंजी को निवेश किया गया है उसके क्या कहा जाता है, पूंजीकरण किया जाता है, कहा जाता है।
इसके अंतर्गत कंपनी की विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी जो सिक्योरिटी वगैरह होती है ना, प्रतिभूतियां, उनको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि स्टॉक हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब हमारे किस में शामिल किए जाते हैं, पूंजीकरण में शामिल किए जाते हैं। पूंजीकरण क्या होता है, हमारे अंशधारी प्लस ऋण पत्र और दीर्घकालीन ऋण और स्वतंत्र संचय, ये सब हमारे क्या होते हैं, पूंजीकरण होता है। मतलब हमने अंश इतनी पूंजी हमारी, और ऋण पत्र इतने हैं, दीर्घकालीन ऋण इतने हैं, और स्वतंत्र संचय कितना है, तो ये हमारे क्या होते हैं, पूंजीकरण होता है। अब आती है पूंजी, तो ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है अंश पूंजी और दूसरी होती है ऋण पत्र। क्या होते हैं, अंश पूंजी और ऋण पत्र। अंश पूंजी क्या होती है, तो अंश पूंजी के अंतर्गत अंश पूंजी आती है और ऋण पत्र आते हैं। मतलब पूंजी बराबर अंश पूंजी, पूंजी अंश पूंजी, ये तीन प्रकार से होती है। तो पूंजी के अंतर्गत क्या है, अंश पूंजी, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण और स्वतंत्र संचय, ये सब हमारे पूंजीकरण के अंतर्गत आते हैं। पूंजी के अंतर्गत आंशिक पूंजी और ऋण पत्र। आंशिक पूंजी के अंतर्गत आंशिक पूंजी और ऋण पत्र दोनों आते हैं कुछ मतानुसार, जैसे कि गुथमैन और डामल के अनुसार जो पूंजीकरण है वह स्टॉक एवं बकाया मूल्यों का योग होता है। मतलब पूंजीकरण क्या होती है, जो हमारे स्टॉक हैं और जो बकाया मूल्य है उसका योग क्या होता है, पूंजीकरण होता है। क्या होता है, पूंजीकरण होता है। इसे गुथमैन और डामल के अनुसार कहा गया है। मतलब ज़्यादा गूथो नहीं, इसको सीधा से इतना है कि ये स्टॉक है और बकाया जो मूल्य होता है उसका योग क्या होता है, पूंजीकरण होता है। बोनवेले और डेवी के अनुसार पूंजीकरण का तात्पर्य स्टॉक, बॉन्ड और आउटस्टैंड का बैलेंस शीट से मूल्य होता है। तो हमारे किसने कहा था, बोनवेले या डेवी ने कहा था, जो हमारा पूंजीकरण है वह क्या है, पूंजीकरण स्टॉक या जो बॉन्ड होते हैं, आउटस्टैंड का बैलेंस शीट मूल्य होता है। क्या होता है, स्टॉक और बॉन्ड के आउट स्टैंड जो बैलेंस होते हैं उनकी सीट का मूल्य क्या कहलाता है, पूंजीकरण कहलाता है। किसके अनुसार, बोनवेले और डेवी के अनुसार। अब आते हैं अरहर एवं एश हमयुग के अनुसार पूंजीकरण सभी शेयरों के सब मूल्यों का योग होता है। जितने भी शेयर्स हैं उनके सब मूल्यों का योग क्या कहलाता है, पूंजीकरण कहलाता है। अर्थात पूंजीकरण वह क्रिया है जिसके माध्यम से किसी विशेष पूंजी में पूंजी निवेश की जाती है। मतलब किसमें, किसी विशेष इकाई में पूंजी निवेश की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, पूंजीकरण कहा जाता है। किनके अनुसार है, तीन प्रमुख मत आए हैं। पहला आया है गुथमैन और डामल के अनुसार, इन्होंने कहा था पूंजीकरण क्या है, स्टॉक और जो हमारे बकाया मूल्य होते हैं उनको कहा जाता है। बोनवेले आए, इन्होंने कहा नहीं, जो हमारी पूंजीकरण होती है वह स्टॉक और जो बॉन्ड आउटस्टैंड का बैलेंस होता है उसके मूल्य को कहा जाता है पूंजीकरण। फिर आते हैं अरहर और एस हेमयुग के अनुसार, इन्होंने कहा था पूंजीकरण सभी शेयरों का सम मूल्य का योग होता है। पूंजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई भी विशेष इकाई में पूंजी निवेश करता है, उसे क्या कहा जाता है, पूंजीकरण कहा जाता है। किसने कहा था, अरहर एस हेमयुग के द्वारा कहा गया था। निम्न सूत्रों से समता अनुपात की गणना की जाती है। हमारे जो समता अनुपात है उसकी गणना कैसे की जाती है, तो ऋण समता अनुपात इज इक्वल टू ऋण डिवाइड बाय समता। तो ऋण समता अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऋण बाय समता से ज्ञात करते हैं। जैसे कि कुल पूंजी की ऋण की मात्रा, हमारी जो कुल पूंजी है उसमें हम ऋण की मात्रा को कैसे देखते हैं, तो ऋण, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, ऋण प्लस समता से, क्षमता। ऋण समता अनुपात क्या होता है, ऋण को डिवाइड करते हैं समता से, और जो हमारी पूंजी में ऋण की मात्रा होती है उसको हम ऋण और ऋण प्लस समता से डिवाइड करते हैं। व्यवसाय की पूंजी संरचना लाभदायक एवं वित्तीय जोखिमों से प्रभावित होती है। हमारी जो भी व्यवसाय की पूंजी है उसकी संरचना लाभदायकता और जो वित्तीय जोखिमों से प्रभावित होती है। पूंजी संरचना का सर्वोत्तम कहा जाता है, जो हमारी पूंजी संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, सर्वोत्तम कहा जाता है। जब ऋण और समता का ऐसा अनुपात जिसका परिणाम स्वरूप क्षमता अंशों के मूल्य में वृद्धि होती है, मतलब ऐसा स्वरूप बनाया जाए, ऐसा अनुपात बनाया जाए जिसका परिणाम क्या हो, तो इसका स्वरूप क्षमता अंशों के मूल्य में वृद्धि होती है, उसे क्या कहा जाता है, पूंजी संरचना का सर्वोत्तम कहा जाता है। दूसरे अर्थों में पूंजी संरचना से संबंधी सभी निर्णय ऐसे होने चाहिए जिससे कि अंशधारियों की पूंजी में वृद्धि हो, ऋण की समस्त पूंजी से अनुपात हो और वित्तीय उत्तोलन के निर्माण में माना जाता है। वित्तीय उत्तोलन की जो हमारी गणना होती है वह निम्न प्रकार की जाती है।
देखो हमारी जो पूंजी होती है किसी व्यवसाय में, तो उसमें हम कैसे लगा सकते हैं, तो पूंजी संरचना लाभदायक होनी चाहिए, वित्तीय जोखिम उसको कम होने चाहिए, तभी वो अच्छी पूंजी है। इसमें क्या होनी चाहिए, हमें ऐसा अनुपात बनाना चाहिए जो ऋण और क्षमता का ऐसा अनुपात हो जो कि हमारे परिणाम स्वरूप क्षमता अंशों में मूल्य में वृद्धि कर दे। दूसरे शब्दों में पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए या फिर उसके जो निर्णय होने चाहिए ऐसे होने चाहिए जिससे कि अंशधारियों की पूंजी में वृद्धि हो। ऋण की समस्त पूंजी के अनुपात को वित्तीय उत्तोलक के नाम से जाना जाता है। वित्तीय उत्तोलक की गणना निम्न प्रकार की जाती है। जितना भी पूंजी की वृद्धि होती है और जो ऋण की मरम्मत पूंजी होती है उसके अनुपात को क्या कहा जाता है, वित्तीय उत्तोलक कहा जाता है। वित्तीय उत्तोलक या लिवरेज की गणना कैसे की जाती है, जो हमारे वित्तीय उत्तोलक होते हैं या फिर जो लिवरेज होते हैं उसकी गणना कैसे की जाती है, ऋण को डिवाइड किया जाता है क्षमता से, तो ऋण डिवाइड बाय क्षमता प्लस ऋण, तो क्या कहलाती है, वित्तीय उत्तोलक कहलाती हैं। यहाँ पर ऋण से आशय बाह्य ऋण या क्षमता से आशय अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी होती है। इससे अर्जित लाभ आदि लाभांश के रूप में निकाले जाते हैं, इसको सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो ऋण होता है उसका मतलब क्या होता है, बाह्य ऋण। क्षमता मतलब क्या होता है, अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी। और जो अर्जित लाभ होता है वो क्या होता है, लाभांश होता है। जब वित्त उत्तोलक बढ़ती है तो निधि की लागत क्या हो जाती है, घट जाती है। जब हमारा क्या है, वित्त उत्तोलक है वह बढ़ता है तो हमारी जो निधि लगाई है उसकी लागत क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब ऊपर उठेगा और ये हमारी लागत या निधि की लागत गिर जाएगी, क्योंकि सस्ते ऋणों का उपयोग अधिकतम होता है। जो हमारे सस्ते ऋण हैं उनका उपयोग क्या होता है, अधिकतम होता है, लेकिन जोखिम सबसे अधिक बढ़ जाता है। मतलब हमारे जो सस्ते ऋण हैं वो तो हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे, अधिक होगा उसका उपयोग, लेकिन इसमें क्या होता है, जोखिम ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी पूंजी संरचना है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। किसी व्यवसाय की पूंजी संरचना का निर्माण करते समय विभिन्न प्रकार की निधियों से संबंधित अनुपात को निर्धारित करना चाहिए, जो कि उनको कारक इस प्रकार होते हैं। रोकड़ प्रवाह स्थिति, मतलब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले देखना चाहिए। क्या, जो ऋण पत्र होते हैं उनके निर्णय से पूर्ण रोकड़ प्रवाह के आकार पर ध्यान देना चाहिए। रोकड़ प्रवाह से आशय केवल स्थायी रूप से रोकड़ के भुगतान से नहीं होता, बल्कि पर्याप्त मात्रा में रोकड़ की उपलब्धता से होता है। मतलब जो हमारे ऋण पत्रों के निर्गमन से पूर्ण रोकड़ बही के आकार पे को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए। इसमें रोकड़ प्रवाह से अभिप्राय केवल स्थायी रूप से रोकड़ के भुगतान से नहीं होता, बल्कि पर्याप्त मात्रा में जो रोकड़ की उपलब्धता है उससे होता है। एक कंपनी या संस्थान अपने भुगतान के लिए रोकड़ का भुगतान निम्न मदों पर करती है। जो हमारा रोकड़ का भुगतान है वह कैसे करती है, निम्न मदों पर करती है। 3 होते हैं। पहला होता है समान व्यापारिक संरचना करने के लिए, समान व्यापारिक संचालन करने के लिए। हमारा संचालन है वो कैसा हो, समान व्यापारिक संचालन हो। उसके लिए स्थायी संपत्तियों में निवेश करने के लिए, जो हमारी संपत्ति है उसमें स्थायी परिसंपत्तियों की या संपत्ति में निवेश करने के लिए। ऋण के ब्याज का भुगतान करने के लिए, जो हमारे ऋण के ब्याज हैं उनका भुगतान करने के लिए क्या करती है, रोकड़ का भुगतान करती है। किन के लिए करती है, समान व्यावसायिक संचालन करने के लिए, स्थायी संपत्ति में निवेश करने के लिए और ऋण के बाजारों का भुगतान करने के लिए। ब्याज आवरण अनुपात, ब्याज आवरण अनुपात, ब्याज आवरण अनुपात से आशय है कि कंपनी का ब्याज कर काटने से पूर्व लाभ की मात्रा ब्याज से कितना गुना अधिक है, अर्थात ब्याज के आधार को भुगतान करने हेतु जो लाभ की मात्रा होती है कितनी अधिक है, इसकी गणना करना क्या कहलाता है, ब्याज आवरण अनुपात कहलाता है। मतलब हमारा जो कंपनी है उसका ब्याज, उससे हम क्या करते हैं, कर को काट देते हैं। तो हमें जब लाभ की मात्रा होती है उससे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना गुना अधिक है, अर्थात ब्याज का जो भार है उसको भुगतान करने हेतु लाभ की मात्रा कितनी गुना अधिक है, इसकी गणना करना क्या कहलाता है, ब्याज आवरण अनुपात कहलाता है। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ब्याज आवरण अनुपात इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय ब्याज। कैसे देखते हैं, EBIT माइनस आय ब्याज और कर काटने से पूर्व देखते हैं। इसका अनुपात क्या होता है, जितना भी अधिक होता है कंपनी की जो आर्थिक दशाएं होती हैं ब्याज का भुगतान करना उतना ही सक्षम बनाती हैं। क्या होती है, जितना भी इसका अनुपात अधिक होगा कंपनी की आर्थिक दशाएं ब्याज का भुगतान करने के लिए उतनी ही सक्षम मानी जाती हैं। अब आता है हमारा ऋण सेवा आवरण अनुपात। ऋण सेवा आवरण अनुपात यह उन कमियों को सामने लाने
लाता है, जो कि ब्याज आवरण अनुपात में होती है। हमारे ब्याज आवरण में जितनी भी कमियां होती हैं उनको कौन सामने लाता है? ऋण सेवा आवरण अनुपात लेकर आता है। इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है। तो DSCR इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय डेबिट सर्विस। तो कैसे देखते हैं हम? DSCR इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय डेबिट सर्विस। निवेश पर आय, यदि कंपनी की निवेश पर आय की दर उच्च होती है तो प्रति अंश आय को बढ़ते हुए तो कंपनी समता पर व्यापार के विकल्प उपयोग का चुनाव कर सकती है। मतलब जो हमारा कोई भी कंपनी है उसकी निवेश पर जो आय है उसकी दर यदि उच्च है तो हमारे जो प्रति अंश आय है उसको बढ़ाने हेतु कंपनी समता पर व्यापार के विकल्प उपयोग का चुनाव कर सकती है। अर्थात कंपनी की ऋण उपयोग को योग्यता उच्च श्रेणी की होती है तो इसकी गणना निम्न सूत्र से की जाती है। मतलब हमारी जो कंपनी है उसकी ऋण उपयोगिता या उपयोग की योग्यता उच्च श्रेणी की है तो इसकी गणना कैसे करेंगे? ROI इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। कैसे करेंगे? ROI इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब आती है लागत की, ऋण की लागत। तो हम कॉस्ट ऑफ लोन कैसे देखते हैं? एक कंपनी द्वारा निजी ब्याज की दर पर ऋण लेना उनकी उच्च दर से ऋण विनियोजन क्षमता को दर्शाता है। मतलब कोई भी कंपनी है वह निजी ब्याज की दर पर ऋण लेने के लिए उच्च दर से ऋण विनियोजन क्षमता को दर्शाती है। अर्थात यदि निम्न दर पर ऋण लिया जा सकता है तो उन ऋणों को अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। मतलब यदि हमें कहीं कम ब्याज पर ऋण मिल रहा है तो हम वहाँ से लेंगे, कम ज़्यादा पे क्यों लेंगे? ऋण की लागत, एक कंपनी द्वारा निजी ब्याज की दर पर ऋण लेना उनकी उच्च दर से ऋण विनियोजन क्षमता को प्रदर्शित करता है। अर्थात यदि निम्न दर पर हमें ऋण दिया जा सकता है तो उनका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। जैसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ लोन इज इक्वल टू क्या होता है? R इंटू P इंटू N डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस R पावर माइनस N। ये हमारी इससे लिखेंगे क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ लोन। कर दर क्या होती है? कर दर ब्याज कुल लाभ से हटाया जाने वाला कारक होता है। ब्याज क्या होता है? कुल लाभ से हटाया जाने वाला कारक होता है तथा कर की दर से ऋण की लागत प्रभावित होती है। मतलब जो कर होता है उससे क्या होती है? लागत, जो दर में ऋण की लागत होती है वह प्रभावित होती है। कर की दरें ऋणों को अपेक्षाकृत सस्ती करती हैं। हमारी जो कर की दरें हैं वह क्या करती हैं? ऋणों को अपेक्षाकृत सस्ती कर देती हैं, समता में वृद्धि की संभावना को बढ़ाती है। और ये क्या करती हैं? समता में वृद्धि की दर को बढ़ा देती हैं। अब आती है हमारी समता की लागत। क्या है समता की लागत? प्रत्येक अंशधारी निवेश पूंजी पर जोखिम के अनुपात की तुलना आय से करता है। क्या करता है? प्रत्येक अंशधारी निवेश पूंजी पर जोखिम के अनुपात की तुलना आय से करता है। व्यावसायिक संगठन में ऋण की मात्रा अधिक होने पर वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है। जो हमारा व्यावसायिक संगठन है इसमें ऋण की मात्रा में वृद्धि होने पर जो वित्तीय जोखिम होता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, परंतु लाभांश भी कभी अधिक होता है। जो लाभांश भी होता है वह भी अधिक होता है। मतलब जोखिम तो बढ़ता है लेकिन हमारा लाभांश भी बढ़ जाता है। अतः संगठन के ऋणों का उपयोग एक निश्चित बिंदु तक ही करना उचित होता है। इसलिए जो हमारा ऋण होता है उसका उपयोग करना क्या होता है? एक निश्चित बिंदु तक ही करना उचित होता है, अन्यथा अंश पत्रों के मूल्यों में कमी होने लगती है। वरना क्या होगा? जो अंश पत्र हैं उनके मूल्यों में कमी होने लगेगी। जो हमारी समता की लागत होती है वो क्या होती है? प्रत्येक अंशधारी निवेश पूंजी पर जोखिम के अनुपात की तुलना आय से करता है। व्यावसायिक संगठन में ऋण की मात्रा वृद्धि होने पर जो वित्तीय जोखिम है वह उसमें ही बढ़ जाता है, परंतु लाभांश भी अधिक होता है। संगठन के ऋणों का उपयोग एक निश्चित बिंदु तक ही करना चाहिए, अन्यथा जो हमारे अंश पत्र हैं उनके मूल्यों में कमी हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क माइनस फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्या क्या घटा देते हैं हम? जो रिस्क है वह कर देते हैं माइनस फ्री रेट ऑफ रिटर्न से, उसको प्लस करते हैं बीटा से, फिर उसको इनटू करते हैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क माइनस फ्री रेट ऑफ रिटर्न से। अब आता है हमारा प्रवर्तन लागत।
क्या आती है? प्रवर्तन लागत। कंपनी प्रवर्तन के स्रोतों में वृद्धि करने पर कुछ खर्च आवश्यक हो जाते हैं। जो हमारी कंपनी होती है उसके प्रवर्तन के स्रोतों में वृद्धि करने पर कुछ खर्च आवश्यक होते हैं, तब अंशों और जो ऋण पत्रों को जनता के समक्ष निर्गमित किया जाता है तो इसके कुछ व्ययों के भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यही व्यय प्रवर्तन लागत कहलाती है। जो हमारे प्रवर्तन व्यय होता है या प्रवर्तन लागत क्या कहलाती है? तो कंपनी प्रवर्तन के साथ स्रोतों में वृद्धि करने पर कुछ खर्च आवश्यक होते हैं, तब अंश और जो हमारे ऋण पत्र होते हैं उनको जनता के समक्ष निर्गमित किया जाता है तो उनके कुछ व्ययों के भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यही व्यय प्रवर्तन व्यय या लागत कहलाती है। अब आते हैं हमारी पूंजी के प्रकार कौन कौन से, कोई भी टाइप ऑफ कैपिटल्स क्या होते हैं। पूंजी को संगठन की मूल आत्मा माना जाता है जो संगठन के निर्माण से लेकर उसके कौशल संचालन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूंजी को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। कैसी होती है हमारी पूंजी? एक होती है स्थायी पूंजी और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। पहली कौन सी होती है? स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी से अभिप्राय दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश से होता है। मतलब हम क्या करेंगे? दीर्घकालीन तक संपत्तियों में निवेश करना क्या कहलाता है? स्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है। स्थायी पूंजियां वे पूंजियां होती हैं जो व्यवसाय में 1 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए क्रियान्वित होती हैं। मतलब ऐसी पूंजी जो हमारे व्यवसाय में 1 वर्ष या फिर इससे अधिक समय के लिए क्रियान्वित की जाती हैं उन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। जैसे कि भवन, मशीन, भूमि, फर्नीचर, वाहन, संयंत्र आदि को ही इसमें रखा जाता है। तो हमारे भवन, मशीन, भूमि, फर्नीचर, संयंत्र ये सब हमारे क्या आते हैं? स्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक, जो हमारी स्थायी पूंजी है उनकी आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है व्यवसाय की प्रकृति। ये व्यवसाय की प्रकृति कैसी है? सक्रिय मापदंड, तकनीकी का चुनाव, तकनीकी उत्थान, वित्तीय विकल्प, विकास प्रत्याशा और सहयोग का स्तर, ये सब हमारे क्या होते हैं? स्थायी परिसंपत्ति को प्रभावित करते हैं। कौन कौन करता है? व्यवसाय की प्रकृति, तकनीकी का चुनाव, विकास प्रत्याशा, सहयोग का स्तर, सक्रिय मापदंड, तकनीकी उत्थान और वित्तीय विकल्प। अगला आता है हमारा कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी से अभिप्राय उस व्यवसाय की उस संपत्ति से होता है जिसका प्रयोग व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों हेतु किया जाता है। यह अधिक तरल और स्थायी संपत्ति की तुलना में कम लाभ देने वाली होती है। इसी उदाहरण निम्न प्रकार है। तो जो हमारी कार्यशील पूंजी होती है वो क्या होती है? कार्यशील पूंजी से अभिप्राय उस पूंजी से होता है, व्यवसाय की उस संपत्ति से होता है जो कि व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों हेतु किया जाता है। जैसे कि यह अधिक तरल होती है, स्थायी संपत्ति की तुलना में कम लाभ देने वाली पूंजी को क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्यशील पूंजी क्या होती है? रोकड़, हस्ते, रोकड़ बैंक में होती है। उदाहरण के लिए जो हमारी कार्यशील पूंजी होती है वो क्या होती है? रोकड़, हस्ते या रोकड़ बैंक में। विक्रय योग्य प्रतिभूतियां, प्रत्यय विल, देनदार, तैयार माल, रहतियां, अर्ध निर्मित माल, कच्चा माल और पूर्वदत्त व्यय, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे कार्यशील पूंजी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रोकड़, हस्ते या रोकड़ बैंक में, विक्रय योग्य प्रतिभूतियां, प्राय विल, देनदार, तैयार माल, रहतिया, अर्ध निर्मित माल और कच्चा माल और पूर्वदत्त व्यय, ये हमारे क्या होती है? कार्यशील पूंजी होती हैं। अब आती है हमारी चालू दायित्व। क्या होते हैं? चालू दायित्व से अभिप्राय उन तत्वों से होता है जिनका भुगतान चालू वित्तीय वर्षों के अंदर किया जाता है। मतलब ऐसे भुगतान क्या होते हैं जो हमारे चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चालू दायित्व कहा जाता है। जिसमें आते हैं देय बिलपत्र, लेनदार, अदंत व्यय और ग्राहकों से पूर्व भुगतान इसके अंतर्गत आते हैं चालू दायित्व के, जो कि हम अपने चालू वर्ष के या वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जिनका भी खर्चा करते हैं, भुगतान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चालू दायित्व कहा जाता है। इसमें देय बिलपत्र, देनदार, अदंत व्यय और ग्राहकों के से पूर्व भुगतान इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज फॉर्मूला। करंट लायबिलिटी फॉर्मूला के अंतर्गत, तो करंट लायबिलिटी फॉर्मूला इज इक्वल टू नोट्स पेबल प्लस अकाउंट्स पेबल प्लस एश्योर एक्सपेंसेस, अनअर्न रेवेन्यूज, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेबिट और अदर शॉर्ट टर्म डेबिट इसके अंतर्गत आते हैं। कार्यशील पूंजी का मूल्यांकन व्यवसाय के लिए उनकी कार्य क्षमता को दर्शाने हेतु किया जाता है। जो हमारी कार्यशील पूंजी होती है उसका मूल्यांकन व्यवसाय के लिए उनकी कार्य क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। कार्यशील पूंजी को निम्न गणना
निम्न रूप से की जाती है। हमारी कार्यशील पूंजी है उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस जो हमारे करंट लायबिलिटी होते हैं वो। जो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। कार्यशील पूंजी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हमारी जो कार्यशील पूंजी है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। पहली होती है सकल कार्यशील पूंजी, दूसरी होती है हमारी शुद्ध कार्यशील पूंजी, तीसरी होती है हमारी स्थायी कार्यशील पूंजी, कौन सी, स्थायी कार्यशील पूंजी, और चौथी होती है हमारी परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं हमारी कार्यशील पूंजी के। पहला कौन सा है, तो सरल कार्यशील पूंजी। इसका अभिप्राय चालू संपत्तियों के कुल योग से होता है। जो हमारी चालू संपत्तियां हैं, कुल पूरी चालू संपत्तियों के कुल योग को क्या कहा जाता है, सकल कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत रोकड़, बैंक शेष, देनदार, प्राप्त विल, पूर्वदत्त भुगतान को शामिल किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, रोकड़ को, बैंक शेष को, देनदार को, प्राप्त विल, पूर्वदत्त भुगतान को शामिल किया जाता है। किसमें, सकल कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। इसको हम कैसे बता सकते हैं, तो करेंट या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस अदर करेंट एसेट्स को हम क्या कर सकते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। तो हमारी क्या निकल आती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकल आती है। अब आती है हमारी शुद्ध कार्यशील पूंजी या नेट वर्किंग कैपिटल। यह चालू संपत्ति, चालू देयताओं के बीच का अंतर होती है। क्या होती है, हमारी चालू संपत्ति और चालू दायित्व होते हैं, उनके बीच के अंतर क्या कहलाता है, शुद्ध कार्यशील पूंजी कहलाती है। शुद्ध कार्यशील पूंजी की मात्रा सकल कार्यशील पूंजी का वह भाग होता है। जो हमारी शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है वह क्या होती है, तो हमारी चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्वों के बीच का अंतर होती है। यह संपत्ति वह मात्रा या सकल कार्यशील पूंजी वह भाग होता है जिसका प्रयोग हम दीर्घकालीन कोषों में किया जाता है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, दीर्घकालीन कोषों में करते हैं। दीर्घकालीन पूंजी में से स्थायी संपत्तियों को घटाकर उनकी गणना की जाती है। इसमें क्या होती है, हमारी जो दीर्घकालीन पूंजी होती है उससे जो हमारी स्थायी संपत्ति होती है उसको घटाकर शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना की जाती है। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज को हम कैसे क्या बताएंगे, ये हमारी शुद्ध कार्यशील पूंजी है। यह क्या होती है, हमारी जो चालू परिसंपत्ति है उससे हम चालू दायित्व को घटा देंगे तो हमारी कुल कार्यशील पूंजी आ जाती है शुद्ध। अब आती है हमारी स्थायी कार्यशील पूंजी। यह कार्यशील पूंजी वह मात्रा होती है जो व्यवसाय के दैनिक संचालन हेतु नियमित रूप से रखी जाती है। इसका स्वरूप स्थायी दीर्घकालीन होता है। इसका प्रयोग भी दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों में किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, स्थायी कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्या होती है, दैनिक संचालन हेतु जो नियमित रूप से रखी जाती वाली राशि होती है उसे क्या कहा जाता है, स्थायी कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अब आती है हमारी परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। व्यवसाय के कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त वर्ष के कुछ माह में व्यापार की अधिकता के कारण परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे चीनी उद्योग, कूलर इत्यादि मौसमी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले संस्थानों को विशेष माहों में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ये क्या होती है, हमारी परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी होती है। मतलब जितनी पूंजी हमारी नॉर्मल लग रही है उससे वर्ष के कुछ माह में व्यापार की अधिकता के कारण परिवर्तनशील कार्य पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसे क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील कार्य पूंजी कहा जाता है। कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। शकल जो कि हमारी चालू संपत्तियों के कुल योग होती है। शुद्ध कार्यशील पूंजी हमारी चालू संपत्ति और जो चालू दायित्व होते हैं उनके अंतर को कहा जाता है। स्थायी चालू मतलब संपत्ति या फिर कार्यशील संपत्ति क्या होती है, स्थायी मतलब जो कि हमारी रोज के लिए होती है, दैनिक संचालन के लिए। अब आती है परिवर्तनशील कार्य पूंजी। वर्ष के कुछ माह में हमें व्यापार के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है राशि की, उसे क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील कार्य पूंजी कहा जाता है। अब आता है हमारे अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण की व्यवस्था वह अवस्था होती है जब कंपनी की अर्जन क्षमता कम हो, मतलब हमारी कंपनी क्या कर रही है, कम अर्जन कर रही है और इसमें ज़रूरत से अधिक पूंजी निवेश हो गई है। मतलब हमने ज़रूरत से ज़्यादा निवेश कर दिया है लेकिन हमारी कंपनी के लिए आवश्यकता कम है, अर्थात जो निर्गमित अंश वास्तविक आवश्यकता से अधिक होती है। इसमें क्या होती है, जो हमारा निर्मित अंश होता है वह वास्तविक आवश्यकता से
अधिक होता है। बाजार में अंशों का मूल्य कम होने की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? अति पूंजीकरण कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं? हमारे बाजार से अंशों की जो मूल्य होता है वह क्या हो जाता है? कम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? अति पूंजीकरण कहा जाता है। अब आते हैं घोष के अनुसार कंपनी इतना ही लाभ अर्जन नहीं करती जिससे उसकी प्रतिभूतियां सममूल्य पर बिक सके। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? अति पूंजीकरण कहा जाता है। मतलब जो हमारे घोष थे उन्होंने कहा था अति पूंजीकरण क्या होता है? मतलब कंपनी इतना भी लाभ अर्जन नहीं कर पा रही है जिससे कि जो उसकी प्रतिभूतियां हैं समतुल्य पर बिक सकें, उसके समतुल्य पर बिक सकें। उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अति पूंजीकरण कहा जाता है। अति पूंजीकरण के कारण किसी भी व्यवसाय में अति पूंजीकरण के निम्न कारक होते हैं। पहला होता है उदार लाभांश नीति। क्या होती है? उदार लाभांश नीति। अधिक पूंजीगत व्यय, तेजी के समय में उद्योगों की स्थापना, तेजी के समय में उद्योगों की स्थापना, अधिक मात्रा में पूंजी का निर्गमन, अकुशल वित्तीय प्रबंधन और अपूर्ण वित्तीय हाश की व्यवस्था, ये सब हमारे क्या होते हैं? अति पूंजीकरण के कारण होते हैं। कौन कौन सा होता है? उदार लाभांश नीति, अधिक पूंजीगत व्यय, समय के मतलब तेज समय में उद्योग की स्थापना, अधिक मात्रा में पूंजी का निर्गमन, अकुशल वित्तीय प्रबंधन और अपूर्ण वित्तीय हाश की व्यवस्था। अब आते हैं हमारे अल्प पूंजीकरण। अल्प पूंजीकरण या फिर अवपूंजीकरण से अभिप्राय उद्योग की संपूर्ण आवश्यकताओं के अनुपात में पूंजी की मात्रा में कमी होना होता है। अल्प पूंजीकरण या फिर जो हमारी अवपूंजीकरण होती है वो क्या होती है? उद्योग की संपूर्ण आवश्यकता के अनुपात में पूंजी की मात्रा में कमी होना क्या कहलाता है? अल्प पूंजी कहलाता है। मतलब हमारे पूरा व्यवसाय है उसमें आवश्यकता के अनुसार या अनुपात में पूंजी की मात्रा में क्या हो गई है? कमी हो गई है। उसे क्या कहा जाएगा? अल्प पूंजीकरण कहा जाएगा। प्रायः यह वह स्थिति या परिस्थिति होती है जब उद्योग उन्नति नहीं करता। मतलब क्या होता है? हमारा जो उद्योग है वह उन्नति नहीं कर रहा होता, अर्थात प्रवर्तन पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करने में असमर्थ होता। मतलब हमारा जो प्रवर्तन या फिर उद्योग है वह पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? अल्प पूंजीकरण कहा जाता है। गेस्टन वर्ग के अनुसार एक उद्योग अल्प पूंजीकरण से उस समय ग्रस्त हो जाता है जबकि उसके द्वारा उसकी प्रतिभूतियों पर चुकाए गए लाभांश की दर अपने ही वर्ग की अन्य कंपनियों की तुलना में अपवादजनक के रूप में अधिक होती हैं या इसके पास इतनी कम पूंजी होती है कि उसका व्यापार कठिनाई से चल रहा होता है, उसे क्या कहा जाता है? अल्प पूंजीकरण कहा जाता है। किसने कहा था? गेस्टन वर्ग के अनुसार कहा गया था एक उद्योग अल्प पूंजीकरण या पूंजीकरण से उस समय ग्रस्त हो जाता है जबकि उसके द्वारा जो अपनी उसकी प्रतिभूतियों पर लगाया गया लाभांश है उसकी दर अपने ही वर्ग के अन्य कंपनियों की तुलना में अपवादजनक रूप से अधिक हो जाती हैं और इसके पास इतने कम पैसे होते हैं या कम पूंजी होती है जिससे कि उसका व्यापार कठिनाई से चल रहा होता है, उसे क्या कहा जाता है? अल्प पूंजीकरण कहा जाता है। अल्प पूंजीकरण के कारण क्या क्या होते हैं? किसी भी व्यवसाय में अल्प पूंजीकरण के निम्न कारण होते हैं। पहला तो मंदी के कारण, लाभांश में अदृश्य वृद्धि के कारण, पूंजी प्रतिफल में वृद्धि से, पूंजी और प्रबंधन पर नियंत्रण की भावना से और भविष्यगत आय में कमी के कारण हमारी अल्प पूंजी बढ़ सकती है। तो अल्प पूंजीकरण के कारण कौन कौन से होते हैं? पहला मंदी, लाभांश में अदृश्य वृद्धि, पूंजी प्रतिफल में कमी, पूंजी प्रबंधन में नियंत्रण की भावना और भविष्यगत आय में वृद्धि। वित्तीय बाजार एक व्यवसाय किसी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें मुख्यतः दो क्षेत्र होते हैं जो घरेलू निधियों को बचाता है और व्यवसाय संसाधनों में कोषों को निवेशित करता है। एक वित्तीय बाजार इन दोनों के बीच की निधियों को संचालित करने और बचत करने का कार्य करता है, एक निवेश को जोड़ने में मदद करता है। तो जो हमारा वित्तीय बाजार होता है ये क्या होती है? हमारी फाइनेंशियल मार्केट। यह एक व्यवसाय किसी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दो क्षेत्र होते हैं इसमें, जो घरेलू निधियों को बचाता, जो हमारे घर के पैसे होते हैं, घर की निधि होती है उसको बचाता है। व्यवसाय संसाधनों में कोष को निवेश करता है, जो उसको क्या करता है? व्यावसायिक संस्थान है उनके कोषों में निवेश करता है। एक वित्तीय बाजार इन दोनों के बीच में निधियों को संचालित करता है। तो एक ऐसा बाजार है जो कि हमारे जो घरेलू निधियां हैं उनको और व्यवसाय संसाधनों के कोष में निवेश करने के बीच में क्या कर रहा है? एक संचार प्रोवाइड कर रहा है और बचत करने का कार्य करता है एवं निवेश को जोड़ने में भी मदद करता है।
यह कार्य करने वाले को विनियोजित व्यवसाय या फिर वित्तीय बाजार कहा जाता है। ऐसा जो कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? विनियोजित व्यवसाय या फिर वित्त बाजार कहा जाता है। यहाँ निवेशकों के द्वारा निवेश की गई जो पूंजी होती है उस पर अधिकतम लाभ और वापसी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतलब उसने जितना निवेश किया है उसके ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के वापसी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जब विनियोजन का सर्वोत्तम निष्पादन होता है तब दो परिणाम होते हैं। मतलब जो विनियोजन हो रहा है उसके यदि सर्वोत्तम निष्पादन हो रहा है तो उसके अंदर दो परिणाम हो सकते हैं। पहला, हाउस होल्डर जो निवेश करता है उसके वास्तविक वापसी दर उच्च हो जाएगी। मतलब जो उसने लगाया है उसको जो वापस मिलेगा वो क्या हो जाएगी? उसकी दर उच्च हो जाती है। दूसरा, दुर्लभ संसाधनों का विनियोग उन संस्थानों के लिए किया जाता है जो अर्थव्यवस्था हेतु उच्च उत्पादकता करते हैं। जो इसमें क्या होता है? जो दुर्लभ संसाधन होते हैं उनका विनियोग उन संस्थानों के लिए किया जाता है जो अर्थव्यवस्था हेतु उच्च उत्पादकता करते हैं। अब आते हैं हमारे वित्तीय घराने या फिर जो हाउस होल्ड बैंक में ब्याज दे रहे हैं और बचतकर्ता बैंक में दे रहे हैं। बैंक और जो वित्तीय फर्म है वो भी बैंक में जाती हैं। बचतकर्ता वो बाजार में जाते हैं और निवेशकर्ता भी कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं। वित्तीय बाजार संस्थागत प्रबंधन करते हैं। जो हमारा वित्तीय बाजार होता है वह कैसा होता है? संस्थागत प्रबंधन कहते हैं। अर्थात वित्तीय संपत्तियों एवं विभिन्न प्रकार के शाख प्रपत्र जैसे मुद्रा, चेक, बैंक जमा, बिल, बॉन्ड आदि का व्यापार किया जाता है। तो हमारे वित्तीय बाजार में क्या होता है? जो वित्तीय संपत्ति होती हैं, वित्तीय प्रकार की शाख होती हैं, प्रपत्र होते हैं, मुद्रा, चेक, बैंक जमा, बिल, बॉन्ड, ये सब इनके द्वारा जो व्यापार इसमें किया जाता है। वित्त बाजार को विस्तृत रूप से ऋण बाजार या खुले बाजार में भी विभाजित किया जाता है। जो हमारा वित्त बाजार होता है इसको बड़े रूप से ऋण बाजार या फिर खुले बाजार में भी विभाजित कर सकते हैं। ऋण बाजार वह बाजार होता है जिसमें ऋण देने वाला तथा ऋण लेने वाला दोनों ही व्यक्तिगत रूप से ऋण अनुबंध की शर्तों को तय करते हैं। ऋण बाजार क्या होता है? इसमें जो ऋण लेने वाला है और जो ऋण देने वाला है दोनों ही एक अनुबंध के तहत ऋण अनुबंध के तहत शर्तों को तय करते हैं, उसे ऋण बाजार कहा जाता है। और जो हमारा वित्तीय बाजार होता है वह एक खुला बाजार, बड़ा बाजार और ऋण बाजार के रूप में हम देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे वित्तीय बाजार के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो वित्तीय बाजार को उनकी उपयोगिता और अध्ययन की दृष्टि से निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? मुद्रा बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से होता है जिसमें परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है। जो हमारी क्रय विक्रय है, कोई परिसंपत्ति है उसका क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? वित्तीय प्रणाली कहलाती है या फिर मुद्रा बाजार कहे। देखो इसमें हमारी कोई बिजनेस है उसको हमने बैंक में रख दिया, फिर बैंक से शेयर होल्डर्स ने उसको ऋण दे दिया या फिर ले लिया और ये इससे दे दिया, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। देखो जो हमारा शेयर होल्डर है वह किसी भी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा सकता है और बैंक में रख सकता है, दोनों उसके पास है। तो अब जो हमारी कंपनी होती है, बिजनेस होता है, वह शेयर मार्केट उधार भी ले सकता है और वित्त बाजार से भी उधार ले, मतलब बैंक से भी उधार ले सकता है और वित्त बाजार से भी उधार ले सकता है। तो ये क्या हो जाती है? पूरी प्रणाली हो जाती है वित्तीय प्रणाली। देखो हम क्या पढ़ रहे थे? यह मूल्य बाजार पढ़ रहे थे, है ना। मूल्य बाजार क्या, मुद्रा बाजार क्या होता है? यह अभिप्राय क्या है? इसमें परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय एक वर्ष में कम अवधि के लिए किया जाता है। हमारी जो मुद्रा बाजार होती है, मतलब हमने अपना जो कोई भी परिसंपत्ति है उसका क्रय विक्रय कितने के लिए करते हैं? सिर्फ एक समय के लिए करते हैं। यहाँ पर मुद्रा में उचित तरलता और सुरक्षा की भावना प्रबल होती है। मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा उच्च तरलता मिल सकती है और जो हमारी सुरक्षा है उसकी भावना भी प्रबल होती है। वह बाजार व्यावसायिक संस्थानों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता है। जितने यहाँ व्यावसायिक संस्थान हैं उनके लिए जो कार्यशील पूंजी होती है वो कौन प्रोवाइड कराता है? हमारे वित्तीय बाजार उपलब्ध या मुद्रा बाजार उपलब्ध कराते हैं। इसके अंतर्गत एक वर्ष से कम ऋण पत्र प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब एक वर्ष से कम 6 महीने 3 महीने के लिए यदि आपको ऋण चाहिए है तो आप क्या कर सकते हो? ऋण पत्र या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय यहाँ से कर सकते हो। इस बाजार के प्रमुख प्रतिभागी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, गैर वित्तीय कंपनी, राज्य सरकार, बड़े औद्योगिक घराने, म्यूचुअल फंड आदि होते हैं। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो हमारा जो मुद्रा बाजार है वो कौन कौन हो सकता है? तो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक हो सकता है, गैर वित्तीय कंपनी हो सकती है, राज्य सरकार, बड़े औद्योगिक घराने और जो म्यूचुअल फंड होता सकता है वह सब हमारे मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा बाजार के भी दो भाग होते हैं। पहला होता है संगठित मुद्रा बाजार, मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, और दूसरा होता है असंगठित मुद्रा बाजार जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है।
पहला आता है संगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार से अभिप्राय ऐसा बाजार होता है जो कि सरकारी नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब संगठित है। किसने बनाया है? सरकार ने बनाया है। किसके द्वारा नियमित होता है, नियंत्रित हो रहा है? तो सरकार के द्वारा हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? संगठित। जिसका नियम सरकार नियमों द्वारा नियंत्रित करती है, नियमित करती है, वह क्या होता है? संगठित बाजार होता है। यहाँ बाजार एक बाजार से दूसरे बाजार में कोषों में सहज स्थानांतरण की सुविधा होती है, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक बाजार से दूसरे बाजार में जो हमारा मनी होता है, मुद्रा होती है, कोष होता है, वह जल्दी ही ट्रांसफर हो सकती है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, बीमा कंपनी, बचत बैंक, प्रोविडेंट फंड और अन्य जो वित्तीय निगम होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। हमारे इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं? जितने भी वित्तीय बैंक होती हैं, वाणिज्य बैंक होती हैं, बीमा कंपनी होती हैं, बजट बैंक होती हैं, प्रोविडेंट फंड होते हैं और अन्य जो वित्तीय निगम होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। संगठित मुद्रा बाजार में ब्याज दरों का जो ढांचा होता है वह एकीकृत होता है। इसमें क्या होती है? जो ब्याज की रेट रखी जाती है या जो दर होती है वह कैसी होती है? नियत होती है, मतलब एक ही जैसी होती है, एकीकृत होती है। एवं ऋण लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें लेखांकन में पारदर्शिता होती है, मतलब पूरा पारदर्शी होगा। क्या आपने किस रेट पर आपने हमसे ऋण लिया है, क्या क्या शर्तें हैं, सारी शर्तें क्या होंगी? लेखांकन में पारदर्शी होती हैं, इससे संगठित है। अब आता है असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड। असंगठित मुद्रा बाजार प्रायः उन देशों में दिखता है, किसमें दिखेगा? जिनकी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है, मतलब अभी अभी विकसित हुई है, या फिर विकास के क्रम में प्रगति है, या फिर मतलब विकसित हो रही है, उनमें हमें क्या मिलेगा? असंगठित मुद्रा बाजार मिलेगा। इस बाजार में मुद्रा की उदारता व्यापारी, साहूकार, महाजन, भूमि स्वामी, दलाल इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। जो हमारा ये वाला बाजार होता है इसमें हम उधारदाता, मतलब जो उधार देने वाला है, व्यापारी, साहूकार, महाजन, स्वामी, भूमि स्वामी, दलाल इत्यादि को हमारे शामिल किया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड में। इसकी महत्व कोई परस्पर संबंध नहीं होता, मतलब ये कोई भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता। असंगठित मुद्रा बाजार में ब्याज की दरें भी अधिक और अनिश्चित होती हैं, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, आपको ब्याज चाहिए है तो लो वरना निकलो। यहाँ ब्याज दर की राशि और जो ऋण की राशि होती है वह आवश्यक या फिर ऋण की अवधि और जमानत की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब हमारी जो ऋण की राशि है, कितना अमाउंट दिया गया है उस पर निर्भर करता है, अवधि पर निर्भर करता है या फिर उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। असंगठित मुद्रा बाजार में लेखांकन को गुप्त रखा जाता है, मतलब हमने कितने दर पर ब्याज लिया है, क्या हमने गिरवी रखा है, तो ये सब लेखांकन होता है वह कैसे होता है? गुप्त रखा जाता है। ये बाजार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये बाजार कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इन पर किसी भी प्रकार के सरकारी नियम या फिर नीतियों का निर्बंधन नहीं होता। स्वतंत्र रूप से आपने हमसे उधार लिया, हमने आपको दे दिया, कुछ हमारा लेखांकन था वो हमने कर लिया और रख लिया। गरीब तो लेकर जाएंगे नहीं, साहूकार ने रख लिया, तो कोई भी नियम या फिर नीतियों का बंधन नहीं होता, स्वतंत्र होता है। इसमें प्रायः बचत और मौद्रिक लेन देन का परिणाम कम होता है। जो हमारे मौद्रिक और जो बचत होती है उसका लेन देन का परिणाम इसमें कम ही देखने को मिलता है। अब आते हैं हमारे मुद्रा बाजार के प्रपत्र और उपकरण कौन कौन से होते हैं। मुद्रा बाजार है, हमने देखा था बहुत सारे प्रपत्र होते हैं और बहुत सारे उपकरण भी यूज होते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो पहला आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक क्या अल्पकालिक बिल होता है। क्या है भैया? थोड़े समय के लिए दिया गया बिल होता है। इसका निर्गमन भारत सरकार करती है। कौन करते हैं इसका निर्गमन? भारत सरकार करती है। ऋण के रूप में दिया जाने वाला एक लघुकालिक बिल होता है, मतलब जो हमारा ट्रेजरी बिल होता है वो कैसा होता है? अल्पकालिक होता है। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण है जो कि क्या है? एक अल्पकालिक बिल है। इसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष होती है, मतलब ये कितने वर्ष में परिपक्व हो जाएगा? सिर्फ 1 वर्ष में परिपक्व हो जाता है। ये राजकोषीय बिल वचन पत्र के रूप में जारी किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? जो हमारा राजकोषीय बिल होता है उसके वचन पत्र के रूप में इसको जारी किया जाता है। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा 14 दिन, 51 दिन और 364 दिन की समय अवधि निर्गमित की गई है। मतलब हमारा जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनकी समय मतलब क्या होते हैं? यह तो अल्पकालिक होते हैं, भारत सरकार के द्वारा ऋण के रूप में जारी किया जाने वाला अल्पकालिक बिल है। इसकी अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। यह किसके द्वारा? राजकोष के वचन पत्र के रूप में जारी किए जाते हैं। वर्तमान में इसकी अवधि कितनी रखी गई है? 14 दिन के लिए ले सकते हो, 51 दिन के लिए ले सकते हो और फिर 364 दिन के लिए आप इसको निर्गमित किया जाता है। वो क्या हो गया? हमारा ट्रेजरी बिल हो गया। अब आते हैं हमारे वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर। वाणिज्यिक पत्र एक
अल्पकालिक आरक्षित वचन पत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? ये भी अल्पकालिक है और आरक्षित वचन पत्र होते हैं जिनका परिपक्व अवधि सुनिश्चित अंतराल होता है। क्या होता है? इसकी जो परिपक्व अवधि होती है उसके बाद सुनिश्चित अंतरण होता है। यह बड़ी औद्योगिक कंपनी के द्वारा अल्पकालिक बाजार से कम दर पर वित्त की व्यवस्था हेतु किया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत कम समय के लिए चाहिए, अल्पकालिक बाजार के लिए कम दर पर, बहुत कम दर पर वित्त की व्यवस्था करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी परिपक्व अवधि कितनी होती है? 14 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की होती है। वाणिज्य पत्रों का उद्देश्य क्या होता है? व्यावसायिक संस्थानों की अल्पकालिक और जो हमारी कार्यशील पूंजी है उसकी आवश्यकता को पूरी करना। ये होती है हमारे व्यावसायिक या फिर वाणिज्यिक पत्र का काम। वाणिज्यिक पत्र क्या होता है? यह भी एक अल्पकालिक लेकिन आरक्षित पत्र वचन पत्र होता है जिसके द्वारा हम इसमें कुछ राशि देते हैं। 15 दिन से 1 वर्ष तक के लिए देते हैं। जो बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनी होती हैं वह अल्पकालिक बाजार से कम समय पर कम दर के लिए इसको प्राप्त करती हैं अपनी वाणिज्यिक राशि। अब आते हैं हमारे प्रतिज्ञा विपत्र। क्या होते हैं? प्रतिज्ञा विपत्र। प्रतिज्ञा विपत्र किसी औद्योगिक संस्थानों की ओर से स्वीकृत की गई भविष्य की तिथि पर मुद्रा की निश्चित दर पर राशि दूसरे औद्योगिक संस्थानों को प्रदान करने हेतु होती है। इसका भुगतान प्रायः 3 दिन की छुट्टी के साथ 90 दिन के बाद किया जाता है। और जो प्रतिज्ञा विपत्र होता है यह व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से जारी किए जाते हैं। तो हमारे प्रतिज्ञा पत्र क्या होते हैं? क्या होते हैं? यह एक पत्र होता है जो कि औद्योगिक संस्थान की ओर से, जो औद्योगिक संस्थान है उसकी ओर से स्वीकार किया जाता है कि भविष्य की तिथि में मुद्रा की निश्चित दर पर या निश्चित राशि दूसरे औद्योगिक संस्थानों को प्रदान की जाएगी, जिसका भुगतान प्रायः 3 दिन की छूट के साथ 90 दिन के बाद किया जाएगा। और प्रतिज्ञा विपत्र व्यक्तिगत संयुक्त रूप से किया जा सकता है। मतलब हमने एक प्रतिज्ञा ले ली और उस पर साइन कर दी कि हम कभी भविष्य में यदि दूसरी संस्थान को जरूरत पड़ेगी, ये नाम है हमारा XYZ, उसको जरूरत पड़ेगी तो हम 3 दिन की छूट में उसको दे देंगे, 90 दिन तक के लिए उसको कोई भी राशि दे देंगे। तो ये क्या होती है? हमारी प्रतिज्ञा विपत्र होती है। अब आता है हमारा विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय पत्र कि यह क्या होता है? प्रतिज्ञा विपत्र के समान ही होता है जो उधारदाता बैंक या फिर दलाल के माध्यम से हस्तांतरण किया जाता है। मतलब प्रतिज्ञा फल क्या था? किसी भी औद्योगिक संस्थान ने खुद कर लिया, लेकिन ये जो हमारा विनिमय पत्र होता है यह किसी उधारदाता बैंक से या फिर दलाल के माध्यम से किया जाता है। यह भुगतान की तिथि पर भी मान्य होता है। मतलब जो हमारी भुगतान की तिथि है उस पर ही यह मान्य होता है। ये क्या होता है? विनिमय पत्र होता है। अगला आता है हमारा मांग और सूचना विपत्र। मांग मुद्रा बाजार से 1 दिन के लिए राशि उधार ली जाती है। मांग मुद्रा बाजार में क्या होती है? 1 दिन के लिए राशि हम क्या ले रहे हैं? उधार ले रहे हैं। किसी जमानत में 14 दिवस की अवधि तक उधार लिया जा सकता है। मतलब हमें यदि 1 दिन में वापस नहीं कर पाए तो कम से कम हम 14 दिन के बाद वापस कर देंगे, उसको पहले कर देंगे। तो ये क्या होती है? मांग और सूचना विपत्र। इसमें क्या होती है? मांग मुद्रा बाजार से, कहाँ से ली जाती है? मुद्रा बाजार से 1 दिन के लिए राशि उधार ली जाती है या फिर 14 दिन की अवधि तक उसको वापस करना होता है। अब आता है हमारा जमा प्रमाण पत्र। क्या है? जमा प्रमाण पत्र। ये वाणिज्य बैंकों द्वारा अंकित मूल पर बट्टे के आधार पर निर्गमित किया जाता है। ये क्या होता है? जो हमारा वाणिज्यिक बैंक होता है उसके द्वारा अंकित मूल जो होता है उस पर बट्टे के आधार पर निर्गमित किया जाता है। बट्टे की दर को निर्धारित बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो हमारी बट्टे की दर है वो कौन निर्धारित करता है? बाजार द्वारा करता है। इसी की जो परिपक्वता अवधि होती है वह होती है 3 माह से 12 माह तक। जमा प्रमाण पत्र क्या होता है? कोई वाणिज्यिक बैंक है उसके अंकित मूल के बट्टे के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बट्टे की दर कौन निर्धारित करता है? तो वाणिज्यिक बैंक करती है, मतलब वाणिज्यिक जो बाजार करता है। इसकी परिपक्व अवधि होती है 3 माह से 12 माह। शीघ्र अवधि द्रव्य। यह अल्पकालीन पुनर्भुगतान वित्त होता है जिसकी समय अवधि कितनी होती है? 1 से 15 दिन के भीतर होती है। मुख्यतः यह बैंक और जो वित्तीय संस्थानों में पाए जाने एक प्रयोग में लाई जाती है। तो यह बैंक और जो वित्तीय संस्थान है उसके प्रयोग में लाई जाती है। इसका प्रयोग अंतर बैंक अंतरण में अधिक होता है। ये किस में किया जाता है? अंतर बैंक अंतरण में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इस पर लगने वाले ब्याज स्थिर नहीं होते। जिस पर ब्याज लगता है वह क्या होता है? स्थिर नहीं होता। यह दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। क्या होते हैं? दिन प्रतिदिन यह बदलते रहते हैं, कभी कभी घंटों में भी हो सकते हैं। तो हमारा जो शीघ्र है
बहुत जल्दी हमें पैसे लेने हैं तो हम कहाँ जाएंगे, शीघ्र अवधि द्रव्य में जाएंगे। यह अल्पकालीन पुनर्भुगतान वित्त होता है। इसकी समय अवधि 1 से 15 दिन की होती है। यह बैंक और जो वित्तीय संस्थान होते हैं उसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अंतर बैंक अंतरण में अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आने वाला जो ब्याज स्थिर नहीं होता और यहाँ पर दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं इनकी दरें, और कभी कभी घंटों में भी यह हो जाता है। अब आते हैं हमारे मुद्रा बाजार के कार्य क्या क्या होते हैं। मुद्रा बाजार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रमुख कार्य पहले क्या होते हैं, उद्योग को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता है। जो हमारा उद्योग होता है उसको क्या करता है, यह कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को अल्पकालीन आवधिक कोषों के लाभकारी उपयोग का अवसर उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है, बैंकों और जो अन्य वित्तीय संस्थान हैं उनको अल्पकालीन आवधिक कोषों के लाभकारी उपयोग का अवसर उपलब्ध कराता है। वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको केंद्रीय बैंक से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती। सरकारी प्रतिभूतियों का कम ब्याज दर पर निर्गमन होता है। जो हमारी सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनका कम ब्याज पर निर्गमन। मौद्रिक नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन। बचत व निवेश को प्रोत्साहित कर मुद्रा तरलता में वृद्धि करना। ऋण की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच में संतुलन बनाए रखना। एक बाजार से दूसरे बाजार तक मुद्रा के निर्गमन को सहज बनाना। ये सब हमारे क्या होते हैं, मुद्रा बाजार के कार्य होते हैं। क्या क्या होते हैं, यह उद्योगों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को अल्पकालिक आवधिक कोषों के लाभकारी उपयोग का अवसर उपलब्ध कराता है। वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती और जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको कम ब्याज पर निर्गमन देता है। मौद्रिक नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करता है। बचत और निवेश को प्रोत्साहित कर मुद्रा तरलता में वृद्धि करता है। ऋण की मांग उसकी पूर्ति के बीच में संतुलन बनाए रखता है। एक बाजार से दूसरे बाजार तक मुद्रा के निर्गमन को सहज बनाता है। अगला आता है हमारा पूंजी बाजार या फिर कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार का अर्थ उस बाजार से होता है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियां या ऋण लेन देन किए जाते हैं। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, लघु कालिक है ना, अब क्या आ जाएंगे, दीर्घकालिक आ जाते हैं। पूंजी बाजार के माध्यम से उद्योगों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्तों की व्यवस्था की जाती है। मतलब जो हमारे राज्य होता है, केंद्र होता है, वह क्या करता है, मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था करता है। इसके तहत कंपनी के स्टॉक, अंश और जो ऋण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों का विनिमय किया जाता है। वित्तीय बाजार में स्टॉक एक्सचेंज के आधार पर अर्थव्यवस्था को मापा जाता है। जो हमारे वित्तीय बाजार होते हैं, पूंजी बाजार होते हैं, उसमें स्टॉक एक्सचेंज के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था को ही ज्ञात किया जाता है। ये क्या होते हैं हमारे पूंजी बाजार, दीर्घकालीन लेन देन इसमें किया जाता है। इसके माध्यम से उद्योग को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। केंद्र और राज्य के माध्यम से मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करते हैं। इसमें जो कंपनी के स्टॉक होते हैं, शेयर होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, उनका विनिमय किया जाता है। और इसमें जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनके आधार पर ही अर्थव्यवस्था का मापन किया जाता है। अब आते हैं हमारे पूंजी बाजार के प्रकार क्या क्या होते हैं। पूंजी बाजार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। प्राथमिक पूंजी बाजार और होता है दूसरा द्वितीयक पूंजी बाजार। प्राथमिक पूंजी बाजार क्या होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने हेतु कंपनियों द्वारा अंश, ऋण पत्र और प्रतिभूतियों का पहली बार निर्गमन करता है। ये क्या होता है, प्राथमिक है। मतलब दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए अंश, ऋण पत्र और प्रतिभूतियों को पहली बार निर्गमित करता है, जो कि नया पूंजी बाजार या फिर नव निर्गमन पूंजी बाजार भी कहलाता है। ये क्या है, पहली बार ही कर रहा है, प्रतिभूतियों को पहली बार निर्गमित कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, नया पूंजी बाजार कहा जाएगा या फिर नव निर्गमन पूंजी बाजार भी कहा जाता है। प्राथमिक पूंजी बाजार से प्राप्त जो राशि होती है उसका प्रयोग कंपनी अपने विस्तृत एवं आधुनिकीकरण करने के लिए करती है। जो भी हमारी पहली बार प्रथम पूंजी बाजार होती है, इससे मिलने वाला जो हमारा पैसा होता है, वित्त होता है, उसका प्रयोग किस में करती है कंपनी, अपने विस्तार में और आधुनिकीकरण में करती है। नई इकाई की स्थापना करने में भी करती है। यह बाजार पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है। यह क्या करता है, पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है। अब आता है द्वितीयक।
पूंजी बाजार क्या होता है? द्वितीयक पूंजी बाजार। ये वे बाजार होते हैं जिसमें पूर्व में निर्मित किए गए अंश, ऋण पत्र और प्रतिभूतियों का पुनः क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब हमने जब पहली बार किया तो वो प्राथमिक पूंजी बाजार हो गया। जब दूसरी बार किया जाता है इसमें क्या होता है, हमारे पहले से जो हमने कर चुके हैं, पहले से हमने निर्गमन किया है अंशों का, ऋण पत्रों का और प्रतिभूतियों का, उनका हम फिर से क्या करेंगे? क्रय विक्रय करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक पूंजी बाजार हो जाएगा। यह क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। इसमें दलाल ब्रोकर की सहायता ली जाती है। यह पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी होता है। ये क्या करता है? पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी होता है। क्या होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहली बार हमने दिया, पहली बार निर्गमन किया, दूसरी बार में उन्हीं जो निर्गमन किया था प्रतिभूतियों का, उनका हम क्या करेंगे? क्रय विक्रय करेंगे। अब आते हैं पूंजी बाजार के प्रपत्र और उपकरण। मतलब इसमें भी कुछ प्रपत्र होते हैं, उपकरण होते हैं। तो पहला होता है निगम स्टॉक, दूसरा होता है सरकारी प्रतिभूतियां, तीसरी होती हैं विदेश के बॉन्ड और चौथी होती हैं वाणिज्यिक ऋण। 4 प्रकार के इसमें प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। किसमें? पूंजी बाजार में। तो पहला होता है निगम का स्टॉक। बड़े औद्योगिक संस्थानों द्वारा वित्त की व्यवस्था हेतु अनेक प्रकार की प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। जो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हैं उनके द्वारा वित्त की व्यवस्था करने के लिए अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों की सहायता ली जाती है। उनमें अधिमान, समता, स्टॉक, बॉन्ड, गैर परिवर्तनशील ऋण प्रपत्र जारी किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? इनके माध्यम से अधिमान, समता, स्टॉक, बॉन्ड और गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। किसमें? निगम स्टॉक में। अब आते हैं हमारा सरकारी प्रतिभूतियां। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय निकायों द्वारा वित्त की व्यवस्था के लिए जो प्रतिभूतियां या बॉन्ड जारी किए जाते हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रतिभूतियां कहा जाता है। और वे सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं जो सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं। ये कौन सी होती है? सर्वोत्तम प्रतिभूतियां होती हैं। तीसरी आती है हमारी विदेशी बॉन्ड। जब घरेलू कंपनियां, जो हमारे घर मतलब देश की हैं घरेलू कंपनियां, वैश्विक बाजार से मतलब पूरे कहीं दुनिया में कहीं से भी अल्प अवधि के लिए अपने बॉन्ड जारी करती हैं। किसके लिए? अल्प अवधि के लिए, कुछ समय के लिए ही अपने बॉन्ड जारी करती हैं, उन्हें विदेशी बॉन्ड कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशी बॉन्ड कहा जाता है। प्रायः विकासशील देश की कंपनियां डॉलर में अपने बॉन्ड जारी करती हैं। जितने विकासशील देश हैं वह किस में जारी करते हैं अपनी बॉन्ड? तो वो डॉलर में जारी करते हैं। अगला आता है हमारा वित्तीय ऋण, वाणिज्यिक ऋण है। तो व्यावसायिक संस्थानों द्वारा अपनी मध्य अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक ऋण कहा जाता है। मतलब कोई भी व्यवसाय है, अपनी अल्पकालीन आवश्यकताएं हैं, मध्यकालीन आवश्यकताएं हैं, मध्य अवधि के लिए ऋण चाहिए है, तो उसके लिए जो प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है उसे कहा जाता है वाणिज्यिक ऋण। अगला आता है हमारा पूंजी बाजार के कार्य। पूंजी बाजार निम्न कार्य निष्पादन करने हेतु बनाया गया है। पहला आता है, ये क्या करता है? पूंजी बाजार बचत को संग्रहित करके उन्हें वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास हेतु पूंजी का उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है? पूंजी बाजार बचत को संग्रहित करता है। मतलब हमें जितनी बचत हुई है हम उसको संग्रहित कर लेंगे। उन्हें वाणिज्य और उद्योग के विकास हेतु पूंजी का उपयोग करता है। वह क्या करता है? वाणिज्य के लिए और उद्योग के लिए विकास हेतु पूंजी का उपयोग करता है। ये क्या करता है? पूंजी निर्माण में और आर्थिक विकास में भागीदार होता है। क्या करता है? पूंजी का निर्माण करता है और आर्थिक विकास में भागीदार होता है। निवेशकर्ताओं को निवेशित पूंजी पर अधिक लाभ प्राप्त कराता है। ये क्या करता है? निवेशकों को या निवेशकर्ताओं को निवेशित राशि पर या पूंजी पर अधिक लाभ प्राप्त कराने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाजार में पूंजी की तरलता को बनाए रखता है। ये सब हमारी क्या करता है? इसके द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? पूंजी के कार्य क्या क्या होते हैं? यह बचत को संग्रहित करता है, वाणिज्य उद्योग के विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता कराता है, यह पूंजी के निर्माण और आर्थिक विकास में भागीदारी होता है, निवेशकर्ताओं को निवेशित पूंजी पर अधिक लाभ प्राप्त कराने हेतु प्रोत्साहित करता है और बाजार में पूंजी की तरलता को बनाए रखता है। अब आते हैं भारत में स्टॉक एक्सचेंज। जो हमारे भारत के स्टॉक एक्सचेंज हैं उनकी भूमिका देखते हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में हुई। 1850 में पहली बार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सीमित देनदारियों और
निर्गमित प्रतिभूतियों में निवेशकों की रुचि के अनुसार विस्तृत प्रावधान किए गए थे। मतलब हमने सबसे पहले कब किए थे? 1850 में जो कंपनी अधिनियम था पहली बार, उसमें हमने सीमित देनदारियां और जो निर्गमित प्रतिभूतियां हैं उनके निवेश की रुचि के अनुसार इसे विस्तृत प्रावधान किया था। सन 1975 में मुंबई नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में भारत में पहली बार शेयर बाजार की स्थापना की गई थी। तो किसके रूप में की गई है? तो नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में, जिसे वर्तमान में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, BSE के नाम से, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत में अहमदाबाद जो कि 1894 में बनी, फिर कलकत्ता 1908 में बनी, मद्रास 1937 में बनी शेयर बाजारों की स्थापना की गई। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के आधार पर भारत में द्वितीयक बाजारों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, जो कि इस प्रकार है। देखो पहले तो हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पे वाणिज्य मतलब जो शेयर बाजार है, स्टॉक बाजार कब से आए हैं। सबसे पहले कब आया था? कंपनी अधिनियम है 1850 में, उनने थोड़ा सा सीमित रूप से देनदारियों को निर्गमित किया था, है ना। फिर आए हैं कब? 1875 में सबसे पहले मुंबई में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बना, जो कि भारत में पहली बार शेयर बाजार की स्थापना की गई थी, जो कि वर्तमान में उसका नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद अहमदाबाद में 1894 में, फिर कलकत्ता में 1909 मतलब 1908 में कलकत्ता में, मद्रास में 1937 में बाजारों की स्थापना की गई। फिर 1991 में आर्थिक सुधार आए, इसमें द्वितीयक बाजारों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से थे? क्षेत्रीय शेयर बाजार, राष्ट्रीय शेयर बाजार और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो 3 बाजार में इसको वर्गीकृत किया गया है। कौन से? पहले थे हमारे क्षेत्रीय शेयर बाजार जो कि क्षेत्र में थे, फिर राष्ट्रीय शेयर बाजार जो कि राष्ट्र में चल रहे थे, और आते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 12 अप्रैल 1988 को एक अंतरिम प्रशासनिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में नियमित वृद्धि एवं निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना था। 30 जनवरी 1992 को अध्यादेश के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, जो कि एक अंतरिम प्रशासनिक निकाय था। उद्देश्य क्या था? जो हमारी प्रतिभूति बाजार है उसमें नियमित वृद्धि करना और निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना। फिर इसी को आगे करके क्या कर दिया गया? 30 जनवरी 1992 को इस अध्यादेश के द्वारा इसको एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। किसको? सेबी को। सेबी का उद्देश्य क्या है? तो सेबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय पूंजी बाजार व्यवस्थित तरीके से काम करे। जो हमारा भारत की पूंजी बाजार है वो क्या हो? व्यवस्थित तरीके से काम करे। निवेशकों को उसमें निवेश के लिए एक पारदर्शी वातावरण मिले। मतलब कोई भी निवेशक है वह जब निवेश करता है उसके लिए क्या मिलना चाहिए? पारदर्शी वातावरण मिले। इसके साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्धी और जो नवाचार को प्रोत्साहन दिया, मतलब हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो चलता रहे और नवाचार को भी प्रोत्साहन दिया जाए। और सेबी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। यह क्या करता है? शेयर बाजार और जो प्रतिभूति बाजार है उसको विनियमित करता है। शेयर बाजार और जो प्रतिभूति बाजार है उसको नियमित करता है। निवेशकों को अधिकार और जो नीतियां हैं उनको सुरक्षित रखता है। जो निवेशकों के अधिकार हैं उनकी नीतियां हैं उनको सुरक्षित रखता है। व्यापार से संबंधित धोखाधड़ी और अनाचारों को रोकता है। ये क्या करता है? व्यवसाय में जितनी भी धोखाधड़ी है, अनाचार है, उनको भी रोकता है। ब्रोकर्स, मर्चेंट, बैंकर्स को आचार संहिता एवं निष्पक्ष व्यवहार हेतु प्रोत्साहित करता है और उनके बीच में क्या करता है? प्रतिस्पर्धी माहौल बनाए रखता है। एक सब क्या काम करता है? सेबी करता है। शेयर बाजार और प्रतिभूति उद्योग हैं उनको विनियमित करता है। निवेशकों के अधिकार और उनकी नीतियों को सुनिश्चित करता है। व्यापार से संबंधित जितने भी धोखाधड़ी और जो अनाचार होते हैं उनको रोकता है। ब्रोकर्स हुए, मर्चेंट हुए, बैंकर्स हुए, उनकी आचार संहिता और निष्पक्ष व्यवहार को प्रोत्साहित करता है और उनके बीच में प्रतिस्पर्धी माहौल को बनाए रखता है। सेबी के कार्य क्या क्या हैं? भारत में प्रतिभूति बाजार में हो रहे विस्तार को ध्यान में रखते हुए सेबी को विनियमन और प्रतिभूति बाजार का विकास, ये क्या करता है? भारत में प्रतिभूति बाजार में हो रहे विस्तार को ध्यान में रखते हुए सेबी को विनियमन और प्रतिभूति बाजार का विकास
दोनों कार्य सौंपे गए हैं। सेवी के कार्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जो हमारे सेवी के कार्य हैं वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है सुरक्षात्मक कार्य, दूसरे होते हैं नियामक कार्य और तीसरा होता है विकासपूर्व कार्य। हमारे सेवी के कार्य कौन कौन से हैं? पहला तो सुरक्षा प्रदान करना, फिर नियामक करना और तीसरा विकास करना। सुरक्षा कार्यों में यह क्या करता है सेवी? प्रतिभूति बाजार में होने वाली धोखाधड़ी और अवैधानिक कार्यों को प्रतिबंधित करता है। सेवी शेयर बाजारों के आंतरिक व्यापार पर भी रोक लगाता है। जो हमारे शेयर बाजार होते हैं उसकी जो आंतरिक बाजार है, व्यापार है, उसको भी रोक लगाता है। सेवी निवेशकों को शेयर बाजार से संबंधित शिक्षा एवं सेमिनार आयोजित करके जागरूकता उपलब्ध कराता है और प्रतिभूति बाजार में नियमन को लागू करता है। इस हमारे काम कौन करता है? सेबी करता है। क्या करता है? पहले तो धोखाधड़ी को रोकेगा, अवैधानिक कार्यों को प्रतिबंध कर देगा, आंतरिक जितने भी व्यापार हैं उनको रोक लगाता है, शेयर बाजार से संबंधित जितनी भी शिक्षा होती है उनके लिए सेमिनार आयोजित करता है जिससे कि लोग जागरूक हो सकें, और क्या करता है? बाजार में नियमन को भी लागू करता है। फिर आते हैं नियामककर्ता का कार्य। बैंकर्स, दलाल, मर्चेंट और बैंकरों के पंजीयन हेतु एकल खिड़की की व्यवस्था करता है। ये क्या करता है? बैंकर्स, दलाल, मर्चेंट और बैंकरों के पंजीकरण के लिए क्या करता है? एकल खिड़की की व्यवस्था करता है। सामूहिक निवेश योजना एवं म्यूचुअल फंड का पंजीयन करता है। स्टॉक एक्सचेंज की नियमित पूछताछ और ऑडिट आयोजित करता है। आंतरिक व्यापार को नियंत्रित और उसके प्रयोग पर दंड देता है। SCR अधिनियम 1956 के तहत यह अधिकारों का निष्पादन एवं क्रियान्वयन करता है। तो क्या क्या करता है? मतलब नियामककर्ता के रूप में देखा जाए तो यह बैंकर्स, दलाल, मर्चेंट इनके पंजीकरण को एकल खिड़की उपलब्ध कराता है, मतलब सब लोग आओ और पंजीयन कराओ। यह निवेश योजनाओं, म्यूचुअल फंड को पंजीकृत करता है। शेयर स्टॉक में जितने भी नियमित पूछताछ होते हैं, ऑडिट होते हैं, उनका भी आयोजन करता है। व्यापार को पूरे नियंत्रित करता है और यदि कोई गड़बड़ करता है उसको दंड भी देता है, आंतरिक जो व्यापार होते हैं। और SCR जो अधिनियम है 1956 उसके तहत जितने भी अधिकार हैं उनको निष्पादित करना और क्रियान्वित करने का भी कार्य इन्हीं का होता है। विकास कार्य करता है। यह निवेशकों और जो बिचौलिए होते हैं उनको प्रशिक्षण देता है। जो हमारे निवेशक होते हैं और जो बिचौलिए होते हैं उनको क्या करता है? प्रशिक्षण देता है। ब्रोकर्स के माध्यम से AMC से म्यूचुअल फंड का क्रय विक्रय करता है। ये क्या करता है? म्यूचुअल फंड का क्रय विक्रय करता है। किनसे? ब्रोकर से। उचित व्यवहार और सभी SROs हेतु संहिता को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है? SROs हेतु संहिता को बढ़ावा देता है व्यवहार के लिए और शोध कार्यों को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आता है हमारे वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थानों का अर्थ उन संस्थानों से होता है जो मौलिक रूप से लेन देन संबंधी क्रय विक्रय का निष्पादन करते हैं। जो क्या करते हैं? मौलिक रूप से क्रय विक्रय या लेन देन संबंधी क्रियाकलाप करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वित्तीय संस्थान कहा जाता है। जैसे ऋण, निवेश, मुद्रा विनिमय, जमा इत्यादि, ये सब हमारे किस में आते हैं? वित्तीय संस्थान के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा कंपनी, ब्रोकरेज फर्म इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बैंक, बीमा कंपनी, ब्रोकरेज और फर्म, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत आते हैं। ब्रोस्की के अनुसार एक वित्तीय मध्यवर्ती संस्थान जो कि बैंक योग आर्थिक विकास परियोजनाओं के माध्यम एवं दीर्घ अवधि के ऋण एवं संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो हमारे किसने कहा था? जो ब्रोस्की हैं उनके द्वारा कहा गया था कि एक वित्तीय मध्यवर्ती संस्थान जो बैंक योग आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए माध्यम और दीर्घ अवधि के ऋण एवं संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे कहा जाता है क्या? वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान भारत में कार्यरत कुछ वित्तीय संस्थान इस प्रकार हैं। पहली आती है हमारी भारतीय औद्योगिक एवं निवेश निगम। ये क्या है? हमारी पहली है जो कि हमारे भारतीय औद्योगिक एवं निवेश निगम। दूसरा आता है भारतीय औद्योगिक विकास निगम। तीसरी आती है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लघु बैंक उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक।
आधारभूत विकास वित्तीय बैंक, गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड। ये हमारी 10 प्रकार की फाइनेंशियल या फिर जो हमारे वित्तीय संस्थान हैं वो बनाई गई हैं। भारत में पहली आती है हमारी भारतीय औद्योगिक एवं निवेश निगम। इसकी स्थापना जनवरी 1955 में निजी क्षेत्र के लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से बनाई गई थी। जो क्या है, भारतीय औद्योगिक निवेश निगम है, ये क्या करता है, मध्यम और जो लघु उद्योग हैं उनके विकास के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। कब बनाया था? जनवरी 1955 में इसको बनाया गया था निजी क्षेत्र के लिए। 27 मार्च 1997 को इसका नाम भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड कर दिया गया। इसकी जारी पूंजी भारतीय बैंकों, बीमा कंपनी और सामान्य जनता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसकी जो पूंजी होती है वह किसके द्वारा? भारतीय बैंकों द्वारा, बीमा कंपनी द्वारा और जो सामान्य जनता है उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो क्या है? भारतीय औद्योगिक निवेश निगम। कब बनाई गई थी? 1955 में बनाई गई थी। निजी क्षेत्र के लघु और मध्यम उद्योगों को विकास करने के लिए बनाई गई थी। इसको 27 मार्च 1997 में इसको भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का दर्जा दे दिया गया। अगली आती है हमारी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसका औद्योगिक विकास हेतु सर्वोच्च संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मूल उद्देश्य सभी प्रकार के औद्योगिक संस्थानों में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। शुरुआत में इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्थान के रूप में कार्य प्रारंभ किया था, किंतु 16 फरवरी 1976 को यह एक स्वतंत्र रूप की संस्थान परिभाषित कर दी गई। तो जो भारतीय औद्योगिक विकास निगम है यह सर्वोच्च संस्थान है किसके लिए? औद्योगिक विकास के लिए, जिसका मुख्य उद्देश्य ही था कि जो औद्योगिक संस्थान हैं इनमें वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। शुरुआत में इसको भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से संस्थान के रूप में कार्य करती थी, लेकिन फिर 16 फरवरी 1976 में यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी। अगली आती है हमारी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। यह मध्यम और जो बड़े उद्योग हैं और इनको दीर्घ अवधि औद्योगिक ऋण प्रदान करने के मार्ग को प्रदर्शित करती है। यह एक विशेष अधिनियम के माध्यम से 1 जुलाई 1948 को स्थापित की गई थी, मतलब आज़ादी के 1 साल बाद इसको बनाया गया था विशेष उद्देश्य से अधिनियम के माध्यम से। इसके प्रमुख संस्थापकों में भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित बैंक, बीमा कंपनी और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम शामिल हैं। यह संस्थान खुले बाजार में बॉन्ड और ऋण पत्र जारी करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र थी। जनवरी 1993 में इसे सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित किया गया। तो जो हमारी भारतीय औद्योगिक निगम है यह क्या है? बड़े उद्योग और जो मध्यम उद्योग होते हैं उनको दीर्घ औद्योगिक ऋण प्रदान करती है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को की गई थी। इसके जो पूर्व संस्थापक थे भारत सरकार थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे, अनुसूचित बैंक, बीमा कंपनी और भारतीय औद्योगिक बैंक थे। यह खुले बाजार में बॉन्ड और जो ऋण पत्र होते हैं उनको जारी करती है, उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र है। 1993 में इसे सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। अगली आती है हमारी राज्य औद्योगिक विकास निगम। क्या करती है? राज्य में औद्योगिक विकासों को निगम बनाया गया है। यह राज्य स्तर के औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय की व्यवस्था हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई थी। वर्तमान में 28 राज्यों में यह निगम अपनी सेवा प्रदान कर रही है, जो राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भोपाल में है, जो कि राज्य में उद्योगों को विकास करने के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश में भी योगदान देता है, तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में बनाया गया है। अगली है हमारी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारतीय इकाई न्यास बोर्ड की स्थापना। भारतीय इकाई न्यास बोर्ड की स्थापना फरवरी 1964 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम आय वर्ग के लोगों का ध्यान निवेश
योग की तरफ बचत को आकर्षित करके उन्हें कंपनियों में निवेशित करना था। ये क्या करती है, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना भारतीय इकाई न्यास की बोर्ड की स्थापना फरवरी 1964 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मध्यम आय वर्ग के लोगों को ध्यान, निवेश एवं योग की तरफ बचत को आकर्षित करना होता है और उसे कंपनी में निवेश कराना होता है। यह क्या करती है, लोगों का ध्यान खींचती है निवेश करने के लिए और बचत को आकर्षित करती है कि तुम बचा के निवेश करो, और कंपनियों को क्या करती है, निवेश उपलब्ध कराती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी की स्थापना सन 2 अप्रैल 1990 को सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषांगिक रूप में की गई थी। इसकी अधिकृत पूंजी 250 करोड़ है। यह मुख्य कार्य घरेलू उद्योगों की स्थापना करता है, वित्त पोषण करता है, विकास करता है और ऐसे कार्यों में संलग्न संस्थानों को वित्त पोषित करता है जिनका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इसमें 5 क्षेत्रीय कार्यालय और 21 शाखाएं कार्यालय वर्तमान में कार्यरत हैं। तो ये क्या है, हमारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो लघु उद्योग के लिए देती है। सिडबी की स्थापना वर्ष 2 अप्रैल 1990 को सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास के पूर्ण स्वामित्व अधीन अनुषांगिक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अधिकाधिक पूंजी कितनी है इसमें अधिकृत, तो 250 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य कार्य क्या है, लघु उद्योगों की स्थापना करता है, वित्त पोषण करता है, विकास करता है और उनके काल में संलग्न संस्थानों को वित्त पोषित करता है। मुख्य उद्देश्य मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। IDFC की स्थापना वर्ष 1996 से 1997 के बजट के आधारभूत संरचना विकास कंपनी के रूप में की गई थी, लेकिन मूल स्वरूप में इसकी जो अपना कार्य है वह 30 जनवरी 1997 को किया था। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना का मुख्य औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था कराती है। तो ये क्या है भैया, हमारी भारतीय आधारभूत संरचना विकास है। आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए बनाई गई थी। 1996 से 1997 के बजट में आई थी, लेकिन इसकी स्थापना 30 जनवरी 1997 को कर दी गई। मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है, चेन्नई में बनाया गया है। औद्योगिक इकाइयों की जो दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था यह करती है। फिर आते हैं हमारे गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान, जो कि हमारी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। ये संस्थाएं जो कि बचत को स्वीकार करती हैं, जो हमारी जितनी बचत है उसको स्वीकार करती हैं, उन्हें वित्तीय बाजार में निवेश करती हैं। मतलब आपकी बचत को लेंगी और कहाँ पर निवेश करती हैं, वित्तीय बाजार में निवेश करती हैं। ये मूल रूप से बैंकिंग कार्य जैसे कि ऋण, समावधि, बीमा आदि करती हैं। क्या करती हैं, हमारे ऋण देती हैं, समावधि और बीमा आदि करती हैं, किंतु RBI के सीधे नियंत्रण में नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से काम करती हैं। मतलब ये सीधे से नियंत्रित नहीं है RBI के, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत करती हैं। यह ग्राहकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करती हैं और उन्हें निवेश के लिए आकर्षित करती हैं। तो क्या है भैया, हमारी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। आपको निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी और निवेश लेंगी और कहाँ निवेश कर देंगे, वित्तीय बैंक में कर देती हैं। यह बैंक क्या करती हैं, ऋण, समावेशी, बीमा आदि करती हैं, किंतु ये RBI के सीधे नियंत्रण में नहीं होती, अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में होती हैं। यह ग्राहकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें निवेश करने के लिए आकर्षित करती हैं। अब आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है। मतलब सब लोगों का मिलके निवेश क्या कहलाता है, सामूहिक निवेश कहलाता है म्यूचुअल फंड, जो विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु घरेलू बचत को गतिशीलता प्रदान करती है। ये क्या करती हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए घरेलू बचत को गतिशीलता प्रदान करती हैं। ये निवेशकों के सीमित और जो संसाधन होते हैं उनको एकत्रित करके निवेश के लिए आकर्षित करते हैं। मतलब तुम्हारे जितने सीमित संसाधन हैं उनको एकत्रित करके निवेश करने के लिए आकर्षित करती हैं। ये क्या है, म्यूचुअल फंड है। अब आते हैं हमारे पेंशन फंड। एक ऐसे वित्तीय संस्थान है जो कि हमारी व्यक्तिगत निगम पेंशन योजनाओं के प्रबंधन एवं प्रशासन को रोक लगाती हैं। क्या करती हैं, हमारे व्यक्तिगत निगम पेंशन योजनाओं के प्रबंधन और जो हमारे प्रशासन है उन पर रोक लगाती हैं। कौन, पेंशन फंड, जो व्यावसायिक पेंशन योजना के तहत व्यक्तियों, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को निरंतर
नियंत्रित पेंशन का भुगतान करती हैं। ये क्या होते हैं? हमारे पेंशन फंड होती हैं, जो कि वित्तीय संस्थान हैं। व्यक्तिगत निगम पेंशन योजनाओं के प्रबंधन एवं जो हमारे प्रशासन होते हैं उस पर रोक लगाती हैं। यह व्यावसायिक पेंशन योजना के तहत व्यक्तियों, कर्मचारियों, नियोक्ताओं को नियंत्रित करती हैं और पेंशन का भुगतान करती हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इससे रिलेटेड